ये सबसे बेस्ट और क्लासिक मानवा है। इसमें हमारा मेन हीरो होता है ग्रिट। अब ये एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ है। ये जो कुछ भी बनाता है वो लेजेंडरी क्लास का होता है। मतलब अगर एक एरो 1 सिल्वर का बिकता है तो ये जो एरो बनाता है वो 70 सिल्वर में जाता है, मतलब 70 गुना ज्यादा। और जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो कमाल की होती हैं। एक लड़की इसे देखती है और हैरान रह जाती है। जितने भी एरोज बनाता है बस 1 सेकंड में गायब हो जाते हैं। हर एक गिल्ड इसे अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहती है। लेकिन आखिरकार इसकी कहानी शुरू कहां से हुई थी? इस टाइम पर ये एक ब्लैक स्मिथ कॉम्पिटिशन में होता है जहां पर दाव पर लगा हुआ था इसके मास्टर की दुकान और उनका घर, जो कि जनरेशन से इनके पास है, 7 जनरेशन से। और वो ये हार जाएंगे और ये सारे के सारे उसके पास चले जाएंगे जिससे इन्होंने लोन लिया था। अब इसे एक कंपटीशन में सामने वाले इंसान से अच्छा एक डैगर बनाना है। और इस कंपटीशन में एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा घमंडी है और वो दूसरों की स्किल्स को कॉपी कर सकती है। वो वहां पर जाते और उससे प्यार से बात करने लग जाती है। ग्रिट, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम कमाल की हो और तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी जैसे सुंदर लड़की तुमसे आकर बात कर रही है। लेकिन ग्रिट कहता है, पहली बात तुम उम्र में कम हो तो दफा हो जाओ, दूसरी बात तुम ज्यादा सुंदर नहीं हो। और ये सुनकर उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, और ये डिस्गस्टिंग फेस के साथ कहता है कि दफा हो जाओ। और उस लड़की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, अब तो मैं बदला जरूर लूंगी। अब वो इसकी स्किल कॉपी करने की कोशिश करती है लेकिन उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में आता है कि इसके पास इनफ लेवल्स नहीं है। जबकि इसे लगता है कि यार जब मैं लेवल 5 पर थी तब मैं एक बेस्ट ब्लैक स्मिथ की स्किल्स को कॉपी कर सकती थी, अब मैं लेवल 7 पर हूं तब भी मैं इसकी स्किल कॉपी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो दुनिया का बेस्ट ब्लैक स्मिथ है वो इंटरमीडिएटरी लेवल पर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये एपिक क्लास का या फिर लेजेंडरी क्लास का ब्लैक स्मिथ है? वो यकीन नहीं करती है और इसीलिए उसके मास्टर का, जिसका नाम है कॉन, उसकी स्किल्स को कॉपी कर लेती है। वो वहां पर हैमर बनाती है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। और जो अनाउंसर होता है वो पहले ही अनाउंस कर देता है कि हाँ यही जीतेगी। लेकिन जैसे जैसे ग्रिट उस डैगर को बना रहा था सबको ये महसूस हो रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। और तब यहाँ पर बीच में गार्ड्स आते और कहते हैं कि तुमने बहुत ही खराब क्रिमिनल के साथ काम किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन ये सबको पता था, वहां पर हर एक इंसान को पता था कि अगर ये इस डैगर को कंप्लीट कर लेता तो तबाही मच जाती। क्योंकि अगर ये इस लेवल की चीजें क्राफ्ट कर सकता है तो ये एक इंसान सिंगल हैंडेडली एक पूरी वॉर का रिजल्ट चेंज कर सकता है। और यही होता है, ये ऐसी ऐसी चीजें बनाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। अब इस सारे इंसिडेंट के 6 महीने बाद एक बहुत ही एलीट जो ग्रुप होता है वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो डंजन बॉस होता है और वहां पर बहुत सारे स्किल्ड नाइट्स होते हैं लेकिन वो सब उसे हरा नहीं पाते हैं। और तभी वहां पर ये आता है, ये एक इकलौता इंसान इतना ओवर पावर्ड आर्मर पहन कर आता है। ये सब लोग सोचते कि यार ये कौन है। और जब वो वहां पर मॉन्स्टर आग उगल रहा होता है ये कहता है कि अरे कोई जाकर इसे ठीक कर सकता है। और वहां पर जाता एक हथियार निकालता है लेकिन मॉन्स्टर को मारता नहीं है। वो जाता है और माइनिंग करने लग जाता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। और बाकी सारे जो एस क्लास हंटर्स होते हैं उन्हें कहता है कि अरे जाकर इसे संभालोगे, यार गर्मी हो रही है, ये आग छोड़ रहा है। और वो लोग उसकी तरफ देखते कि यार ये क्या इंसान है, यहाँ पर इतना ओवर पावर्ड मॉन्स्टर है और ये बदतमीज हमें कह रहा है कि हम जाकर लड़े। अगर हम कर सकते तो हम पहले ही कर देते। अब उसे इतनी ओवर पावर्ड चीजें मिली थी क्योंकि इस सारी चीजों से पहले वो एक बहुत ही रिच मर्चेंट के लिए एक केव में जाता है। वहां पर वो 1 महीना लगाता है किसी चीज को ढूंढने के लिए। वो एक लेजेंडरी चीज थी लेकिन इसे मिलता कुछ नहीं है। और जब वो फाइनली उस चीज को ढूंढ लेता है तो जो इंसान इसे वहां पर लेकर गया था वो इसे मार देता है कि ये लेजेंडरी चीज मेरी हो जाएगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपने आप को बचाने के लिए वो उस लेजेंडरी चीज को ओपन करता है और गेस करो क्या होती है, एक एपिक लेजेंडरी क्लास ब्लैक स्मिथ। ये उसे एक टाइटल मिलता है। इसने पहले सोचा था कि मैं इस बुक को या इस टाइटल को, इस लेजेंडरी चीज को बेच दूंगा और अपना सारा लोन रीपे कर दूंगा। लेकिन जब इसका मास्टर इसे मारने के लिए आता तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे खोल देता है। अभी कोई फाइटिंग क्लास नहीं थी लेकिन अगर ये इससे ऐसे आइटम्स क्राफ्ट कर सकता तो अमीर और ताकतवर दोनों बन सकता है। और ये लेजेंडरी क्लास मिलने के बावजूद भी उसका जो लेवल स्टैट होता है वो 70 से -1 पर चला जाता है और एक हल्का सा फ्लिक यहाँ पर लगता है और वो मर जाता है। अब वो अपने रूम में उठता है जहां पर वो अपने गेमिंग सेटअप से बाहर आता है और सोचता है कि यार दोबारा से ये हो गया। अब उसकी फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती और जिस कंपनी ने इस गेम को बनाया था वो इसे डाउट करती रहती है, सिवाय एक इंसान के जो कि इस कंपनी का मालिक होता है। क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि कोई भी प्लेयर इसे 2 साल बाद ही ढूंढ सकता है लेकिन इसने 2 साल पहले ढूंढ लिया है। अब इसकी फैमिली भी इसे ऐसी ट्रीट करती है कि ये गुड फॉर नथिंग है,
वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन इस इंसान की बस एक ही क्वालिटी है कि ये कभी भी गिव अप नहीं करता है। अब ये वापस जाता है और ये लेजेंडरी चीजों को क्राफ्ट कर सकता है, मतलब ऐसी चीज जहां पर इसका लेवल -1 है और ये लेवल 200 पर पहुंच जाता है सिर्फ और सिर्फ एक आर्मर से। और ये कहानी स्ट्रेट अप क्लासिक है। अगर तुम्हें सुननी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब इस गेम का नाम होता है सेटिस्फाई और वो सोचता है कि जब तक कि ये पॉड सही रहेगा तब तक मैं खेलता रहूंगा, कभी ना कभी तो मैं अमीर बनूंगा। उसके बाद वो दोबारा से लॉग इन करता है और एक जंगल में पहुंच जाता है और ये वही एरिया है जहां पर वो पहले था, लेकिन उसने पूरी एरिया को एक्सप्लोर किया नहीं था। लेकिन पहले वो जिस केव में था उसमें नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेट्रियन में है, तो ये पहले डिसाइड करते कि आसपास देखता हूँ कोई लोकेशन मिले, कोई मार्क मिले जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। उसके बाद वो सामने देखता है और उसे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है और वो जब अंदर जाता है वहां पर वो गुफा होती है एक बहुत ही खतरनाक कल्ट की, जो होता है कल्ट ऑफ येटन। और वहां पर कोई अजीब सा रिचुअल चल रहा था जहां पर इंसानों को समझ जाओ क्या किया जाता है। वहां पर एक औरत लेटी होती है और वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और ग्रिट सोचता है कि यार ये किस तरह की जगह है। और उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहां पर बताया जाता है कि ये टेंपल ऑफ येटेन है। और उसे याद आता है कि ऐसे टेंपल्स या फिर ऐसी गुफाएं लेवल 200 के प्लेयर्स के लिए होती है या फिर उससे ऊपर वाले प्लेयर्स के लिए, और ये अभी लेवल -1 पर है, मतलब इसके लिए ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब सिस्टम नोटिफिकेशन में उसे अपनी क्लास दिखाई देती है, स्टेटस दिखाया देता है, स्ट्रेंथ दिखाई देती है, लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। और सारी चीजें देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो अभी भी लेवल -1 पर है। और जैसा उसे लग रहा था ये कोई सिस्टम बग नहीं है, लेकिन तब भी उसके पास जो एबिलिटीज होती है वो बहुत कमाल कमाल की होती हैं। उसमें दो सबसे जरूरी चीजें ये थी कि वो रिपेयर स्किल से पैसे कमा सकता है और वो किसी भी इक्विपमेंट को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पहन सकता है। मतलब अगर किसी आर्मर को पहनने के लिए लेवल 200 चाहिए तो उसे पहन सकता है, बस कुछ पेनल्टीज लगेंगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो आर्मर पहन लेता है और स्वॉर्ड इक्विप कर लेता है। और जो आर्मर उसने पहना होता है उसके लिए इसे लेवल 60 चाहिए होता है, लेकिन ये लेवल -1 पर उसे पहन पा रहा है। वो देखता है कि वहां पर उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लग गई हैं, लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड में अटैक पावर है 200 और उसका मेटल आर्मर उसे 130 डिफेंस देगा। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए लेवल 1 का अगर कोई गियर हो या फिर स्वॉर्ड हो तो बहुत कम हेल्प करती है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि लेजेंडरी ग्रेड क्लासेस सच में कमाल की होती हैं और सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि वो अभी भी उस टेंपल के अंदर है और वो सोचता है कि अगर यहाँ के आसपास के मॉन्स्टर 195 लेवल पर थे तो जितने लोग यहाँ पर है वो भी उसी लेवल पर होंगे। और फिर वो सोचता है कि कहीं ये गेम मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो देखता है कि जो औरत वहां पर ऑल्टर पर लेटी हुई थी वो बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रही थी और आसपास ये 10 के सारे फिनेटिक्स थे। और वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं भी मारा जाऊंगा, और सोचता है कि अगर ये मुझ पर एक स्क्रैच भी मारते हैं तो मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है कि जब तक तुम पकड़े नहीं जाते तब तक सब ठीक है। उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने ब्लेड को स्विंग करता है। और वो आदमी उसे कहता है कि रिलैक्स, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे क्या? और वो कहता है कि मैं काउंट स्ट्रेन की तरफ से आया हूँ और मैं यहाँ पर एक सीक्रेट गार्ड बनकर आया हूँ। और वो अपना नाम डॉरेन बताता है और वो कहता है कि अब जब तुम भी यहाँ पर छुप रहे थे तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि तुम येटेन के फॉलोअर नहीं हो। और उसके बाद वो दोनों और सिक्योरिटेड स्पेस में जाते हैं जहां पर उन्हें कोई नोटिस ना कर सके। और वहां पर जाकर वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उसे पता चलता है कि जो औरत वहां पर थी उसका नाम था आयरीन, काउंट स्टैन की डॉटर। और वो कहता है कि हम एक ट्रिप पर थे जब कोई इसे उठाकर ले गया था, लेकिन फिर वो शुक्र मनाता है कि एटलीस्ट मेरे पास एक हेल्प तो है। और ग्रिट उसकी तरफ देखता और कहता है कि कौन सी हेल्प? और उसके बाद उसके सिस्टम नोटिफिकेशन पर उसे एक और अनोइंग चीज दिखाई देती है कि काउंट स्टैन की डॉटर को बचाओ, वो भी अगले 1 घंटे में, और रिवॉर्ड मिलेगा 3000 गोल्ड। और इसके साथ साथ उसे एक चांस मिल सकता है इस काउंट के सन इन लॉ बनने का, मतलब यहाँ पर जो प्रिंसेस या फिर काउंट की डॉटर है उससे शादी करने का। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो ये 2 और लेवल माइनस चला जाएगा। अब उसके सामने एक और एस रैंक क्वेस्ट आती है जिससे उसे ये पता चल जाता है कि ये एनपीसी जो उसके साइड में खड़ा है ये एब्सोल्यूट मेनेस है। अब डोरन कहता है कि ज्यादातर लोग इस डार्क ऑरा से, डार्क मैजिक से बिल्कुल क्रश हो जाते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो, तो तुम इस मिशन के लिए परफेक्ट हो। और ग्रिट को हैरानी होती है कि मेरे जैसे वीकलिंग को असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि मेरे पास आज से पहले ऐसी कोई पावर नहीं थी कि मैं डार्क मैजिक को रेजिस्ट कर पाऊं। और वो अपनी सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है, वहां पर एक सेल्फ कंट्रोल स्किल थी। इसे किसी भी स्टेटस इफेक्ट का असर उस पर नहीं होगा और तो उसकी स्पीड ऑफ रिकवरी इंक्रीज हो जाएगी। और तब ग्रिड को समझ में आता है कि उसे अपने इस लेजेंडरी क्लास की स्किल्स को बहुत जल्दी समझना होगा कि उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं। और डॉरन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा जैसा वॉरियर मेरी हेल्प करेगा। वो बहुत बहुत उसे थैंक यू कहता है और ग्रिट उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं हेल्प करूंगा और ये मेरी प्रॉब्लम कब से हो गई है। अब डॉरन उसे कहता है कि अरे चलो यार तुम मेरी मदद कर सकते हो और वो कहता है कि नहीं। अब डॉरन दोबारा से कहता है, वो दोबारा कहता है नहीं। अब ग्रिट वहां से जाने लगता है और डॉरन कहता है कि रुको, क्या तुम सच में मुझे सारे डार्क मेजी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दोगे? और ग्रिट अभी भी कहता है कि इसमें मेरा क्या है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। और वो सोचता है कि यार 3000 गोल्ड कॉइंस को खोना बहुत ज्यादा दुख होगा मुझे, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक एस रैंक क्वेस्ट है। अगर मैं इस क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करता हूं तो ये इंसेन होगा। और डॉरन उससे पूछता है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में डार्क एनर्जी को बर्दाश्त कर सकते हो? क्योंकि मैं अकेला नहीं जीत सकता हूं। और वो ग्रिट से ऑलमोस्ट भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज मेरी मदद करो। और ग्रिट कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस लकी था और वैसे ही मैं लेवल -1 पर हूं और अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मेरा लेवल -3 हो जाएगा। लेकिन डॉरन कहता है कि प्लीज मुझे काउंट की डॉटर को बचाना है। और ग्रिट कहता है कि अरे बार बार बोलना बंद करो, मैंने बताया तो सही, मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। लेकिन डॉरन तब भी कहता रहता है कि बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो। अब जब वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो वो नोटिस नहीं करते, लेकिन ऊपर से एक पत्थर उनके ऊपर गिर जाता है और अब सारे के सारे येटिन फॉलोअर्स उसे ही देख रहे थे। डॉरन कहता है कि प्लीज काउंट की डॉटर अभी भी बहुत ज्यादा खतरे में है। और ग्रिट कहता है कि यार मुझे कितनी बार तुझे बताना पड़ेगा कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, ना मेरे अंदर उतनी हिम्मत है ना ही ताकत है। और डॉरन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो। और इसी के साथ काउंट की डॉटर को बचाने की क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। और अब ग्रिट बहुत ज्यादा अनॉय हो रहा था कि जो क्वेस्ट मैं करना भी नहीं चाहता था वो भी एक्टिवेट हो गई है। और डॉरन कहता है कि अब तुम येटेन के टेंपल में आ चुके हो, तो अब तुम चाहो या ना चाहो हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं और हमें लड़ना होगा। और ग्रिट कहता है कि ये किसने डिसाइड किया, मैं अब भी यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन डॉरन उसे बताता है येटेन के फनेटिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और ये अगर यहाँ पर किसी को देख लें तो उससे जिंदा जाने नहीं देते हैं। तो अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ रहकर लड़ो, तुम्हें ऑनर के साथ इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आगे जाऊंगा, तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा और तुम बाकी सबको हरा देना। अब वो कहते कि तुमने हमारे एक साथी को कैसे मारा और उन दोनों को मारने के लिए ऑर्डर्स दे देते हैं। अब येटेन के सारे फॉलोअर्स वहां पर भागते हुए आते हैं और इस टाइम पर ग्रिट सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे लेवल इतने नीचे हो चुके हैं कि अगर मुझे स्क्रैच भी लगा तो मैं दोबारा से रिस्पॉन हो जाऊंगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं। और अचानक से येटेन का एक फॉलोअर उसके साइड में गिर जाता है, ना जाने उसे किसने मारा, कैसे मारा, कुछ नहीं पता। और वहीं दूसरी तरफ डॉरन अभी भी उनसे लड़ रहा होता, अपने ब्लेड्स फेंक कर मारता है, उनसे वो प्रॉपरली फाइट करता है। और ये देखकर ग्रिट बहुत ज्यादा हैरान था कि डॉरन बहुत ही स्विफ्टली मूव कर रहा था और बहुत जल्दी जल्दी उन्हें हरा रहा था। शायद अगर वो लकी रहा तो मारा नहीं जाएगा, लेकिन इससे पहले ही ग्रिट वहां से भाग पाता और फेनेटिक्स वहां पर आ जाते हैं। अब दोनों तरफ से वहां पर दुश्मनों ने घेर लिया था और ग्रिट उसे कहते तुम्हें क्या लगता हम यहाँ पर जीत पाएंगे? और डेरिन कहता कि मुझे पता है कि तुम अपनी पावर को बचा रहे हो ताकि तुम्हें इन छोटे मोटे गुंडों से ना लड़ना पड़े और तुम फाइट को डायरेक्टली जाकर खत्म कर दो। और उसके बाद वो उसे वहां से धक्का दे देता है, वो दोनों नीचे गिरते और ग्रिट को लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी, उसका गेम खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही उसका मुंह नीचे जमीन पर लगने वाला होता है वो रुक जाता है और ये लेविटेशन स्पेल होता है। और डॉरन कहता है कि ये बस एक नॉर्मल सा स्पेल था। और ग्रिट उसे देखकर कहता है कि तुम इतने पावरफुल स्पेल को नॉर्मल कैसे कह सकते हो? और ग्रिट को ये बात रियलाइज होती है कि लोग जैसे दिखते वैसे होते नहीं है और लोगों पर ट्रस्ट करने में उसे बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन तभी वो एडमिट करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉरन की वजह से ही जिंदा है, अगर वो अकेला यहाँ पर होता तो पक्का मारा जाता। वो डॉरन को थैंक यू बोलता है और बदले में वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि तुम अपनी अपनी असली स्ट्रेंथ का यूज करो और इन्हें हरा दो। और वहां पर अभी वो रिचुअल चल रहा होता है, बहुत सारे येटेन के फेनेटिक्स वहां पर वो रिचुअल कर रहे होते हैं और डॉरन कहता है कि अब वो मिशन शुरू हो चुका है, काउंट 10 की डॉटर को बचाने का मिशन। अब वो नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर एनिमीज उनका वेट कर रहे थे। जो वहां पर कल्ट के मेंबर होते हैं वो वहां पर एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर देते हैं और अंडरवर्ल्ड से सोल्स को बुलाना शुरू करते हैं। और ग्रिट को समझ नहीं आता कि आखिरकार
आखिरकार ये कर क्या रहे हैं, और वो पूछता है कि क्या ये किसी तरह का स्पेल कर रहे हैं। और डॉरन को रियलाइज होता है कि एक ब्लैक मैजिक है। वो कहता है कि हम इन्हें खत्म करने नहीं दे सकते, इसीलिए वो कूनाइंस को या फिर शूरिकन्स को उन पर थ्रो करना शुरू करता है। और उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें सच में ये सब कुछ कंप्लीट करने देंगे। उनमें से एक जो मेंबर होता है वो नोटिस करता है कि डॉरन उन्हें टारगेट कर रहा है, इसीलिए वो बाकी सबको कहता है कि तुम येटन के फॉलोअर्स हो, जाओ और उसे रोको, तुम्हें इन दोनों को मारना, वो भी किसी भी कीमत पर। तो हमला करने के लिए भागते हैं और ग्रिट इस चीज को देखकर हैरान था कि डॉरन अकेले ही उन सब से फाइट कर रहा था, जबकि वो सारे के सारे कम से कम लेवल 150 पर होंगे। अब डॉरन सच में कमाल का होता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रिट को लगता है कि शायद मैं एक एस रैंक क्वेस्ट को पूरा कर लूंगा सिर्फ और सिर्फ एक एनपीसी की मदद से। इसीलिए वो पीछे खड़ा होकर उसे चीयर करता रहता है और डॉरन को एक हीरो कहता और कहता कि जाओ उन्हें तबाह कर दो। लेकिन एक डार्क मेज अपना स्पेल खत्म कर लेता है और डॉरन की तरफ फायर करता है, और एक ब्लैक मास्क वाला इंसान उसे पकड़ लेता है, उस पर हमला लैंड कर जाता है। और ग्रिट तभी के तभी साइड चेंज कर लेता और कहता कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं हमेशा से येटन का एक सर्वेंट बनना चाहता था। इसके बावजूद भी वहां पर जितने भी जो ब्लैक मैजिक कर रहे होते वो कहते कि यही होता है जो हमारे काम में टांग अड़ाता है। और वो प्राउडली ये सोचने लग जाता है कि वो डॉरन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन डॉरन डिक्लेयर करता है कि वो शैडो ऑफ स्टैन है, वो शैडो जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और वो किसी भी कीमत पर अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगा। और इसी के साथ वो उस ब्लैक मैजिक से बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब ग्रिट बहुत ज्यादा शॉक होता है, वो रियलाइज करता है कि डॉरन एक नेम्ड एनपीसी है, और जो वो वहां पर कल्टिस्ट होते हैं वो एक और स्पेल शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉरन अपना डैगर निकालता और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये करने दूंगा। अपने डैगर्स को लाइटनिंग के साथ चार्ज करता है और कहता है कि जो कोई भी स्टैन फैमिली को थ्रेटन करेगा उसे दूसरा चांस मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद अपनी कूनाइंस और वो लाइटनिंग के साथ उनकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सामने एक शील्ड आ जाती है और वहां पर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या। और अचानक से उनके सामने एक औरत आ जाती है और कहती है कि आज तुम्हारा लकी दिन है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है। और वो कहती है कि तुम मुझे हरा कर आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि इस रिचुअल को बचाना मेरा एस रैंक मिशन है। और वो कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा ओपोनेंट जो यहाँ पर होगा वो एक नेम्ड एनपीसी होगा, वो भी डॉरन। और वो एडमिट करती है कि मैं आज से पहले इतना एक्साइटेड कभी नहीं थी। और उसके बाद कहती है कि क्या तुम मुझे ऑनर दोगे कि मैं तुमसे फाइट कर सकूं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है उरा नाम से, जो कि एक ब्लड विच होती है और वो नंबर 1 ब्लैक मेज है और यूनिफाइड रैंकिंग्स में वो 5th नंबर पर आती है। वो एक बहुत ही फेमस कोरियन प्लेयर है जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है दोनों चीजों के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए भी और उसकी स्किल के लिए भी। और तो वो कहती है कि मैं भी बहुत लकी हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ पर डॉन को फेस करने को मिला था। अब वो यहाँ पर जानी जाती है एक मास्टर, वो भी डार्क मेजेस की मास्टर। उसने अपनी क्लास की लिमिट्स को बहुत पहले ही सरपास कर लिया था, मतलब जहां तक उसकी क्लास जाती थी उससे आगे निकल चुकी थी और वो ये सब कुछ कर पाई थी अमेजिंग कॉम्बोज और कंट्रोल की मदद से। ग्रिड बस ये सोच रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही है। वो तभी के तभी अटैक करती है जिससे उन दोनों को ही डॉज करना पड़ता है। और उसके बाद वो ग्रिड की तरफ देखती है और उससे पूछती है क्या तुम ही वो हो जिसने ईस्ट रैंक मिशन को एक्सेप्ट किया था। ग्रिड शॉक हो जाता और यूरा कहती है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है उसकी नई स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, यहाँ पर कोई भी बताने के लिए है ही नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या था। उसके बाद वो नोटिस करती है वो मैंगल आर्मर पहना हुआ था और तो उसके पास मैंस लॉन्ग स्वॉर्ड थी। और वो पूछती है क्या ये फाइट तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 80 के प्लेयर हो। अब ग्रिड बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसने मेरा लेवल बहुत ही गलत जज किया है, मैं -1 पर हूँ और ये सोच रही है कि मैं लेवल 80 पर हूँ। लेकिन वो तब भी सोचता है कि रैंक प्लेयर्स के साथ फाइट करना बहुत मुश्किल होता है और तब भी ये सब कुछ होने जानने के बाद भी वो उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो आदमी है वो एक नेम्ड एनपीसी है। अब वो जवाब देती है कि तुम और ड्रोन बस मुझ पर एक फेवर कर रहे हो, उसे एक ओपोनेंट चाहिए था ताकि वो सेलिब्रेट कर सके क्योंकि वो लेवल 230 पर पहुंच चुकी है। और ड्रोन ग्रिड को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हेजिटेट करने का, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पीड भी ये डिसाइड करती है कि फाइट कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जब वो उसके साथ लड़ रही होती है तो यूरा सोचती है कि तुम बिल्कुल वैसे ही बात करते हो जैसे एक नेम्ड एनपीसी करता है, लेकिन तब भी वो कहती है कि मैं तुम्हारी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक का यूज करती है उसके पैरों को बांधने के लिए। और डॉरन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी पैथेटिक सी स्किल मुझे रोक पाएगी। उसके बाद जो डैगर जमीन पर पड़े होते हैं वो उन्हें कमांड करता है, वो ऊपर उठकर उसकी तरफ जाते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें बस फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। अब वो उन सारी चीजों को अवॉइड करती है और कहती है कि तुम काफी इंप्रेसिव हो, स्पेशली तब जब तुम अपना ज्यादातर अमाउंट ऑफ स्टेमिना यूज कर चुके हो।
डॉरन सोचता है कि वो इतना ताकतवर तो है कि वो ऐसी मॉन्स्टर से निपट सके, लेकिन उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक स्पेल फॉर्म हो रहा होता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसका असली अटैक तो किसी और डायरेक्शन से आ रहा होता है। और उसके बाद यूरा उसे कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी इस बॉडी को थोड़ी सी लाइट बनाने वाली हूँ। और उसके बाद वो स्पेल एक्टिवेट होता है और उसकी बॉडी से सारा का सारा खून निकलने लग जाता है और ग्रिट को लगता है कि वो बिल्कुल यूजलेस है, वहां पर बस खड़ा है और उसे ये पता होता है कि अगर डॉरन हारा तो वो भी मारा जाएगा। और यूरा कहती है कि एक एडवांस स्किल है जो कि मेरा 30% ऑफ मैना यूज कर लेती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब फाइट ऑलमोस्ट ओवर हो ही गई है। लेकिन तभी डॉरन स्टार्ट करता है एक चीज को जो कि उसके हाथ में होती है और उसके बाद डॉरन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रही थी। और उसके बाद वो अपनी पावर को शो ऑफ करता है जिसने उसकी फैमिली को अब पिछले 100 साल तक बचाया था। यूरा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती कि आखिरकार इसने लेवल 220 फोकस स्किल से अपने आप को बचाया कैसे। और ग्रिट भी यही पूछता कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, और डॉरन एक्सप्लेन करता है कि ये इस रिंग की वजह से है, इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अनयूजुअल हैं, ये इसकी प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं है लेकिन तब भी ये इसके कर्सेस को ब्लॉक कर सकती है और तो और मुझे रिकवर करने में हेल्प भी करती है। अब ग्रिट की तभी के तभी वहां पर लार टपकने लग जाती है। वो कहते हैं क्या मुझे रिंग मिल सकती है, और डॉरन उसे कहते हैं क्या तुम हमेशा इतने ही ब्लंट होते हो, लेकिन तब भी उससे समझाता है कि यूरा को हराना इम्पॉसिबल नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी मूव करना होगा, अब टाइम है स्ट्राइक बैक करने का। और उसके बाद वो अपने डैगर्स को दोबारा उसकी तरफ फेंकता है और उसकी तरफ लॉन्च कर देता है, लेकिन वो यूरा सारे के सारे डैगर्स को ब्लॉक कर देती है और दूर उड़ा देती है। उसके बाद वो एडमिट करती है कि मैंने जितना सोचा तुम मुझसे कहीं ज्यादा टफ हो, और कहती है अगर मुझे तुमसे जीतने के लिए अपना लास्ट रिजॉर्ट यूज करना पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्हें हराने के लिए बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ग्रिट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक लो लेवल वॉरियर को यहाँ पर लाने की जरूरत ही क्या थी। और ग्रिट नोटिस करता है कि जो मेजेस अभी तक गिरे हुए थे वो दोबारा से रिस्पॉन होकर आ चुके हैं, और डॉरन को वार्न करता है कि वो भी पीछे से आ रहे हैं। लेकिन इससे यूरा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी एनपीसी की मदद की जरूरत नहीं है अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए वो इस चांस का यूज करती है और गॉड ऑफ डार्कनेस को कॉल करती है और डॉरन पर अटैक करती है और कहती है ये मेरा अल्टीमेट पावर स्पेल है, इसमें मैंने अपना हर एक आखिरी मैना का तिनका भी डाल दिया है। और वो एक ब्लैक स्टॉर्म को अनलीश करती है उन दोनों की तरफ। अब डॉरन तो पैनिक करने लग जाती क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन ग्रिट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सीधा उसे जाकर लगता है। यूरा को एक बार के लिए तो लगता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों मर गए होंगे। अब वो वहां से जाने लगती है, लेकिन ग्रिट वहां से बिल्कुल अनहार्म्ड बाहर आता है और यूरा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये आखिरकार जिंदा कैसे, मेरे अल्टीमेट स्पेल के बाद भी आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग इंसान टोटली अननोन कैसे हो सकता है, ये कौन है। और ग्रिट को पता होता है कि उस पर अटैक लैंड तो हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसके अंदर अभी भी जो हेल्थ है वो 1 पर है, 100 में से सिर्फ 1 है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक स्किल है जो है टेनेसिटी ऑफ लेजेंड्स, जिसका मतलब ये है कि जब उसकी हेल्थ बिल्कुल लो होती है तो वो 5 सेकंड के लिए बिल्कुल इनविंसिबल हो जाता है। मतलब 5 सेकंड के लिए उस पर कोई भी अटैक आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही रीजन था जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा था और यूरा कंप्लीटली हार चुकी थी क्योंकि उसका सारा मैना ड्रेन हो चुका था, उसका अल्टीमेट स्पेल यूजलेस था। और यूरा सोचती रह जाती कि यार ये बस और बस लेवल 80 पर है, ऊपर से वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। अब ग्रिट को लगता है कि वो बहुत ज्यादा कूल और उसके अंदर डिटर्मिनेशन और एरोगेंस और एटीट्यूड दिख रहा है, लेकिन असलियत में वो बस और बस ग्रीडी लग रहा था। उसके बाद भी वो बस यही सोचती रहती है कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर अननोन कैसे हो सकता है और ये है कौन। उसके बाद पीछे से डॉरन ग्रिट के कमर पर एक हाथ मारता और उसे याद दिलाता है कि फास्टेस्ट वन विंस। और यूरा उसे कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो चुकी हूं, मेरे पास और कोई अटैक नहीं है। और वो कहती कि मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। और उसके बाद वो एक क्रिस्टल शील्ड को वहां पर कास्ट करती है। और इस अटैक के बाद डॉरन भी एडमिट करता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी कोई स्पेल कास्ट कर पाओगी, लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि यूरा का मैना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो डिसाइड करती कि पहले मैं उस ग्रिट को खत्म करूंगी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर देखती है ग्रिट गायब हो चुका था, वो वहां से जा चुका था। और वो ये सोचकर हैरान थी कि वो बिना मुझ पर अटैक किए ही यहां से चला गया, जबकि उसने अभी अभी इतनी अनरियल पावर दिखाई थी। और वो सोचते कि आखिरकार इस प्लेयर के दिमाग में चल क्या रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ग्रिट बहुत ज्यादा गुस्से में होता क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में पहुंच गया था, क्योंकि वो मर गया था
और मरने की वजह से उसके 2 लेवल और कम हो गए थे, मतलब वो -3 पर पहुंच गया था। अब जब वो पिछले 24 घंटे में 2 बार मर चुका था तो वो अगले 12 घंटे के लिए लॉग इन भी नहीं कर सकता। और तब उसे याद आता ही कैसे ड्रोन ने उसके कंधे पर हाथ रखा था जंप करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी 1% हेल्थ कम हो गई थी और उसी की वजह से वो मारा गया। और वो सोचता है कि यार क्या जिंदगी है, इतना पावरफुल अटैक बर्दाश्त किया और किसी ने कंधे पर हाथ रखा इसलिए मैं मर गया। और उसे लगता है कि यार मैं तो बस फ्रेंडली फायर में ही मारा गया। और उसके बाद वो उसको ड्रोन को ही गाली देने लग जाता है। और वहीं वापस गेम में यूरा सोच रही होती है क्या उसने मिशन को मेरे लिए अबैंडन कर दिया था। और ग्रिट रियल लाइफ में सोचता है कि ये सब कुछ यूरा की वजह से हुआ है, उसने मेरी हैप्पी एंडिंग को तबाह कर दिया, वरना मैं मिशन कंप्लीट कर लेता, मुझे गोल्ड कॉइन भी मिल जाते। और अब वो हर एक ऑनलाइन फोरम पे जाकर यूरा की बेइज्जती करने लग जाता, उसे गंदे कमेंट्स लिखता है। और तभी उसकी बहन वहां पर आती है और कहती तुम क्या कर रहे हो, और उसे कहती कभी तो सफाई कर लिया करो। और ग्रिट कहता है कि यार क्या तू आज मुझे सुबह परेशान करने के लिए ही उठी है। और ये उसकी छोटी बहन थी। वो कहती कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे, तुम्हारे बाल बिल्कुल ग्रीसी हैं, कभी तो रूम की सफाई किया करो। और उसके बाद वो देखती है कि वो क्या टाइप कर रहा था और वो कहती है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन ग्रिट कहता है कि यार मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि यूरा अब असली जिंदगी भी खराब कर रही है। अब इस गेम का नाम होता है सेटिस्फाई और वो इस चैनल को देख रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स काम पर गए होते, ये स्कूल में है और अभी घर पर होता है, इसीलिए वो आराम से इसे देखता है। और वहां पर एक इंटरनेशनल रिपोर्टर होता है एक साइट पर एक न्यूज रिपोर्ट करने के लिए। और ग्रिट बताता है कि अब हर एक गेम का अपना एक चैनल है तो आप 24 घंटे उसे एंजॉय कर सकते हैं और इसी वजह से तुम पैसे भी कमा सकते हो। और उसके बाद वो दिखाता है कि कल रात को यहाँ पर येटन की जो जगह थी वो तबाह हो चुकी है। और तब ग्रिट को याद आता है कि अरे मैं कल यहीं पर था। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार ये किसने किया है, कैसे किया है। और रिपोर्टर कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही है, यूरा डार्क मेज, जो कि यूनिफाइड रैंकिंग्स पर नंबर 5 पर है। और इस जगह की हालत देखकर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक फियर्स बैटल हुई थी। और उसके बाद वहां पर वो एक आई विटनेस की टेस्टमनी प्ले करते हैं कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और वो बताता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ा था जब एक मॉन्स्टर मुझ पर अटैक कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि यूरा ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल का यूज किया था एक प्लेयर के अगेंस्ट में। वो ऑलमोस्ट साइड ट्रैक पर चला जाता है ये कहने के लिए कि कैसे यूरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है और कमाल की है। और रिपोर्टर उसे कहता है कि जरा टॉपिक पर आओ, जल्दी बताओ। और उसके बाद वो बताता है कि कल कुछ बहुत ही शॉकिंग हुआ था क्योंकि यूरा ने अपना अल्टीमेट स्पेल यूज किया था। और उसके बाद वो भी हैरान थी क्योंकि वहां पर एक प्लेयर था जिसने उसके अटैक को बर्दाश्त कर लिया था। और रिपोर्टर उससे पूछता है इसका मतलब ये है कि क्या वो एक टॉप रैंक प्लेयर था। और पूछता है कि अगर वो इतना फेमस या इतना ताकतवर था तो तुम्हें उसका नाम कैसे नहीं पता, तुमने उसे रिकॉग्नाइज कैसे नहीं किया। और वो कहते कि एक पत्थर मेरे सर पर गिर गया था और मैं ढंग से देख नहीं पाया और उसके बाद यूरा मर गई थी। और रिपोर्टर कहता है कि ठीक है मैं समझता हूँ। और अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये मिस्ट्री प्लेयर कौन है जिसने यूरा को हरा दिया था। और ग्रिट को रियलाइज होता है कि वो फेमस हो रहा है और ये सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि इससे वो पैसे कमा सकता है। वो सोचता कि हम एक ही बार जीते हैं और मैं इस चांस को जाने नहीं दे सकता। वो फोन उठाता है और न्यूज रिपोर्टर उस गेम को सबको कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं ही वो अननोन प्लेयर हूं जिसने यूरा को हराया था। वो उसके निकनेम के बारे में पूछते हैं कि गेम में तुम्हारा नाम क्या है और वो कहता है कि ग्रिट। और उसके बाद उसका लेवल पूछते हैं और वो कहता है कि मेरा लेवल है -3। और वो बिना कुछ सुने ही उसका फोन काट देते हैं ये कह कर कि टाइम वेस्ट करना बंद करो। और ग्रिट यूरा को ब्लेम करता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और उसके बाद वो वहां पर एक लास्ट स्टोरी या लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं जब वो सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी तो वहां पर डॉरन और वो काउंट स्टैन की डॉटर होते हैं जिसे वो बचाने के लिए यहाँ पर आया था। और एंड में ये पता चलता है कि वो बिल्कुल वहां से गायब हो गया था और मर गया था। और ग्रिट सोचता है कि वेल ऐसा होगा ही क्योंकि वो यूरा से अकेला ही लड़ रहा था, उसने अकेले उसका सामना किया था, उसे हराया था। और उसे थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि एक एनपीसी के लिए जो कि नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर होता है उसके हिसाब से डॉरन एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन फिर उसकी आंखें चमकने लग जाती कि उसकी रिंग। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। और इसी बीच टीवी चलता रहता है और वहां पर एक और न्यूज आती है जहां पर वो एक न्यू अपकमिंग प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है केट। और ग्रिट्स उसे पहचान लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा है, बहुत ज्यादा रेकलेस है। और न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि इसने बहुत जल्दी यूनिफाइड रैंकिंग्स में नंबर 50 का स्पॉट हासिल कर लिया है। और वो बताता है कि पिछले 3 महीनों में मैंने 30 लेवल गेन कर लिए थे। और ग्रिट हैरान हो जाता है कि लेवल 70 पर पहुंचने के लिए मुझे न जाने कितने साल लग गए थे। इससे पहले कि वो उसके बात का जवाब देता वो कहता है कि यूरा तुम कोरिया के नंबर 1 प्लेयर हो, यूनिफाइड रैंकिंग्स पर नंबर 5 पर हो और मैं तुम्हें हरा दूंगा। और
ये सुनकर ग्रिट सोचता कि यार ये कितना एरोगेंट है, ये खुद नंबर 50 पर है और ये नंबर 5 प्लेयर को चैलेंज कर रहा है। और उसके बाद केटिस कहता है कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मेरा लेवल अप करने का सीक्रेट क्या है, और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और ग्रिट कहता है कि हाँ ये इंप्रेसिव लग रही है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है। और केटिस कहता है कि जरा इसे ध्यान से देखो, अब तुम मेरा यकीन करो या फिर ना करो। अपना ब्लेड दिखाते इसके अंदर और उसके आसपास रेड एनर्जी आने लग जाती है, स्पार्क्स आने लग जाते हैं। और ग्रिट अपने रूम में बैठकर देख रहा होता है, वो हॉरिफाइंग सीन था, उसे भी डर लगने लग गया था क्योंकि तलवार बहुत खतरनाक थी। और वो कहता है कि ये मेरी एक पैसिव स्किल है, मेरे हाथ में जो भी हथियार आता है वो मेरी लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे मैना में कन्वर्ट कर सकता है, और जितना वो अटैक करता है ये उतनी ही ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, जिससे वो और जल्दी और ताकतवर अटैक कर सकता है और जल्दी लेवल अप कर सकता है। न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि मैंने आज तक इस स्किल के बारे में नहीं सुना है, और वो कहता है कि तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि मुझे भी ये 3 महीने पहले ही मिली है, और उसकी क्लास का नाम है ब्लड वॉरियर। और तब ग्रिट को पता चलता है कि ये एक और सीक्रेट क्लास है और तभी ये इतनी जल्दी लेवल अप कर पा रहा है। और फिर वो सोचता है क्या मेरे पास भी जो लेजेंडरी क्लास है उससे मैं इतनी जल्दी लेवल अप कर पाऊंगा। इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपनी क्लास को भी ट्राई करके देखूंगा कि आखिरकार ये लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ क्लास है क्या। और वो एक विलेज में रिस्पॉन होता है क्योंकि येटेन के सारे फॉलोअर्स उससे नफरत करते हैं, वो वहां तो जा नहीं सकता है। वहां पर कुछ लोग एक मिशन के लिए लोग ढूंढ रहे होते, लेकिन उसके लिए लेवल 100 का मॉन्क चाहिए होता है, और यहाँ पर कोई भी इंसान लेवल 100 से नीचे नहीं है, कोई मिशन उससे नीचे नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर सकता। ये लेवल -3 पर है, इसीलिए उससे एक ऐसा गांव ढूंढना होगा जहां पर इसके लेवल के हिसाब से कुछ कर सके। इसलिए वो वहां पर एक मर्चेंट से पूछता है कि यहाँ पर आसपास सबसे छोटा टाउन कौन सा है। वो उसे गांव का नाम बता देता है, लेकिन उसे कहता है कि वहां पर जाने के लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन लगेंगे। ग्रिट चेक करता है, उसके पास बस और बस 3 गोल्ड कॉइन होते हैं और 10 सिल्वर कॉइन होते हैं। और जो मर्चेंट ऊपर बैठा होता है उसका नाम होता है कुशीरो। वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए आए हो। और ग्रिट कहता है कि हाँ मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन तब भी वो उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे कहता है कि दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर चैरिटी नहीं कर रहा हूँ। और दीवार के पास बैठकर रोने लग जाता है और कैपिटलिज्म को ब्लेम करता है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि अरे हाँ मैं डिसेंडेंट ऑफ ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ हूँ, लेजेंडरी क्लास ब्लैक स्मिथ है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्राफ्ट करके पैसे कमा सकता हूँ। वो अपने स्टैट्स और स्किल चेक करता है ये देखने के लिए कि हो सकता है शायद उसके पास कुछ और भी बहुत ज्यादा लेजेंडरी हो। उसका वो देखता है ब्लैक स्मिथ क्राफ्टमैनशिप, जो कि हर एक चीज के साथ हर एक चीज की 10 पॉइंट इंक्रीज कर देता है, और हर एक चीज जो वो बनाएगा उससे उसकी रेप्यूटेशन और स्किल इंप्रूव होती चली जाएगी। वो इस टाइम पर बेसिक ब्लैक स्मिथ क्राफ्टिंग पर है, जबकि इस पूरे गेम का जो बेस्ट ब्लैक स्मिथ है वो इंटरमीडिएट लेवल पर ही पहुंचा है, मतलब वो अभी भी अच्छे लेवल पर है और बहुत आगे जा सकता है। वो अपना खुद का प्रोडक्शन मेथड बना सकता है और उसके लिए इसके पास 3 चांसेस होंगे। और उस प्लेयर के बारे में सोचता है कि अगर एपिक क्लास स्किल वैसी थी तो एक लेजेंडरी क्लास स्किल जो कि मेरे पास है वो तो और भी ज्यादा कमाल की होगी। और फिर वो सोचता है कि यार मुझे रियल लाइफ में पढ़ना भी क्यों है, मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए अपने आप को कंट्रोल रखता है और अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेता है, लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ क्राफ्टमैनशिप। उससे पूछा जाता है कि पहले वो क्या बनाना चाहता है, और वो डिसाइड करता है कि वो लॉन्ग स्वॉर्ड बनाएगा क्योंकि उससे फाइट करने में भी हेल्प मिलेगी। उसका सिस्टम पूछता है कि उसे कौन से मटेरियल को यूज करना है, और वो ब्लू ऑर्क ऑर्कम के साथ जाता है क्योंकि उसे कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था। इसी से उसे याद आता है उस आदमी का जो कि उस स्क्वायर में बात कर रहा था कि हमें मिशन पर जाना है। उसके बाद वो सिस्टम उसे कहता है कि एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करो कि तुम्हें कैसी तलवार बनानी है, और वहां पर एक ड्राइंग स्क्रीन आ जाती है और ग्रिट हैरान होता है कि ये मुझे करना पड़ेगा। और ग्रिट शायद अपनी दवाई लेना भूल गया था, लेकिन वो उसमें लिखता है कि उसे ह्यूज पावरफुल शार्क जैसा ब्लेड चाहिए जो हैवी हो लेकिन लाइट भी हो, डार्क हो लेकिन शाइनी भी हो, 8000 अटैक पावर हो, हर बार जब वो अटैक करे तो मीटियोर्स ऊपर से गिर रहे हो, उसका डिफेंस इग्नोर कर सके, वो सब कुछ काट सके, क्योंकि एक मेनियक ही ऐसी चीज को डिजाइन कर सकता है। वो ऐसा लगता है कि वहां पर एक शार्क थी और उसे बस तलवार बना दिया है। और उसके बाद मटेरियल और डिजाइन के हिसाब से ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और ग्रिट सोचते कि अच्छा ये ऐसा भी कर सकता है। और जब वो एडजस्ट कर रहा होता तब ग्रिट के दिमाग में आता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। और फिर वो सोचता है कि यार ये नंबर से डिजाइन क्या है, और अचानक से जब वो ऑटो कैलिब्रेशन खत्म होता है तो उससे सब कुछ समझ में आ जाता है कि नंबर्स क्या होते हैं। उसने पहली बार स्वॉर्ड को डिजाइन किया था, कर्व क्या है, मेथड क्या है, कैसे करते, सब समझ में आ जाता है। और ये शायद उसकी क्लास का इफेक्ट था, और वो ब्लेड उसके सामने आता और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने डिजाइन किया था, बल्कि उससे भी बेहतर था। इसकी 1090 ड्यूरेबिलिटी होती है, 1820 अटैक
अटैक पावर होती है, 800 डिफेंस, 50 एजिलिटी और सच में एक इमैक्युलेट स्वॉर्ड है। लेकिन ये तलवार अभी तक बनी नहीं है, ये बस एक होलोग्राम था कि तलवार बनेगी कैसे। अब उसे उस मटेरियल की जरूरत है जो उसने उसमें डाला था, और ये मटेरियल मिलेगा उस जंगल से जहां पर वो टीम जा रही थी, जो कि वो प्लेयर्स को इकट्ठा कर रही थी। अब बस उसे वहां पर जाना और किसी तरीके से एडमिशन लेना। लेकिन वो लेवल 100 या फिर लेवल 200 के प्लेयर्स को ढूंढ रहे थे, और फिर वो देखता है कि आखिरकार जब ये स्वॉर्ड बन जाएगी तो उसे कैसा प्लेयर चाहिए, और उसकी आंखें फट जाती हैं। इस तलवार को इक्विप करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है लेवल 300 का प्लेयर जिसकी स्ट्रेंथ 5000 तक हो, एडवांस स्वॉर्ड मास्टरी हो लेवल 8 की या फिर उससे अबव की, उसका वेट हो 550। और सोचता है कि यहाँ का टॉप प्लेयर भी अभी तक 250 लेवल पर पहुंच पाया है, और जबकि इस तलवार को इक्विप करने के लिए लेवल 300 का प्लेयर चाहिए। और तब ग्रिड थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी स्किल थी, लेकिन वो इस चीज पर वेस्ट कर दी। लेकिन फिर वो सोचता है कि मेरे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मैं लेवल माइनस में होने के बाद भी लेवल 80 के स्किल पॉइंट्स या फिर आर्मर को इक्विप कर सकता हूं, तो मैं तो इसे यूज कर पाऊंगा, बस मुझे मटेरियल ढूंढना है। इसीलिए उस ग्रुप के पास जाता और कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी शक्ल देखो और दफा हो जाए यहाँ से। अब ग्रेट उनसे पूछता है कि क्यों, और वो कहते हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए जो लेवल 100 से ऊपर हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारे गियर को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम लेवल 60 के आसपास के हो। लेकिन वो झूठ बोल देते और कहते हैं कि अरे नहीं, मैं लेवल 100 पर हूँ। और कहता है कि मैं बस एक वीक गियर्स पहन रहा हूँ ताकि मैं लोगों को ट्रिक कर सकूं। और कहता है कि स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं, आर्मर थोड़ी मैटर करता है। और सामने वाला इंसान जिससे वो रिक्वेस्ट कर रहा था वो गुस्सा हो जाता और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बस इक्विपमेंट पर रिलाय करता हूँ, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है। और वो कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई एक्सेसरीज नहीं है, तुम बस हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, हम तुम्हें वहां पर लेकर जाएं, और तुम लेवल 100 पर भी नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद वहां पर एक प्लेयर आता है जिसका नाम होता है रेगस, और वो कहता है कि वैसे भी बॉस फाइट को मेरा गिल्ड संभालने वाला है, तो वहां पर जितने ज्यादा प्लेयर होंगे उतना ज्यादा हम लूट कर पाएंगे और उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। और लड़ने की बजाय ये कुछ और भी तो कर सकता है, तो क्यों नहीं से हम अपने साथ ही ज्वाइन करवा लेते हैं। अब ये पहली बार था जब ग्रिट ने उसे देखा था, और ये था वर्ल्ड नंबर 2। ये रैंकिंग बोर्ड्स पर 2nd नंबर पर आता है, और ये टॉप मार्शल आर्टिस्ट था। और ये गिल्ड्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और तो और इसे जाना जाता है होली फिस्ट के नाम से, क्योंकि जहां तक मार्शल आर्टिस्ट की बात आती है ये टॉप नंबर 1 पर आता है। और तो और उसकी जो क्लास है मार्शल आर्टिस्ट की, उसे क्लाइम कर पाना या फिर उसमें लेवल अप कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये पहले ही लेवल 180 पर पहुंच चुका है। और ग्रिट वहीं पर जेलस हो जाता है और सोचता है कि यार लाइफ कितनी ज्यादा अनफेयर है कि एक तो ये फेमस भी है, ऊपर से इतनी डिफिकल्ट क्लास होने के बावजूद ये लेवल 180 पर पहुंचा हुआ, उसके साथ साथ ये गिल्ड का मेंबर भी है। और उसके बाद वहां पर जो रिक्रूटर होता है उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भोले हो, तुम्हें किसी की भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, और मुझे ये लेवल 100 पर तो नहीं लग रहा है। अब रेगस कहता है कि हम जितने ज्यादा लोग वहां पर जाएंगे उतना ही ज्यादा लूट वहां से लेकर आ पाएंगे। और ग्रिट भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता है, और वो सोच रहा होता है कि मुझे इसकी बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात से अग्री करता हूँ। और रिक्रूटर कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे मेंबर्स इस चीज से अग्री करेंगे। और इस टाइम पर ग्रिट के मन में ये चल रहा होता है कि यार वो एक रैंक्ड प्लेयर है, तू उसकी बात क्यों नहीं मान लेता, तू इतनी बहस क्यों कर रहा है। उसके बाद रेगस कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि ये लेवल 100 पर है तो ये और मैं एक डुअल करते हैं, जिससे इसे मेरी पावर का पता चल जाएगा, मुझे इसके लेवल का पता चल जाएगा, और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे साथ चल सकता है। और उसी वक्त ग्रिट को रियलाइज होता है कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उसे पता था कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि लेवल 180 पर है, और मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं लेवल 100 पर तो नहीं हूँ। अब ग्रिट यहाँ पर पैनिक करने लग जाता है। रेगस उससे पूछता है क्या तुम तैयार हो। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम तक वो रिक्रूटर भी इस चीज से अग्री कर चुका होता है, और सब लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और अब रेगस उसे कंफर्म करता है कि तुम्हारा नाम ग्रिट ही है ना। और ग्रिट वहां से भाग जाता है और उन सब को बहुत ज्यादा अनोइंग बोलता है, और जाते वक्त कहता है कि मुझे बस और बस एक टीम ज्वाइन करनी थी, इतनी मुसीबत में नहीं लेनी थी। और उसके बाद वहीं पर दूसरी तरफ रेगस, रिक्रूटर, सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये भाग क्यों गया।
क्योंकि अगर ये हमारे साथ चलता तो सच में हमारे लिए काफी फायदा होता। लेकिन ग्रिड को ये अच्छे से पता था कि वो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और अभी के लिए वो डिसाइड करता है कि वो शहर में जाएगा और ब्लैक स्मिथिंग करके किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करेगा ताकि वो अगले गांव में जा सके। और उसके बाद भी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती रहती है कि इस आइटम को नाम दो नाम दो। वो परेशान हो जाते कि यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो देखता है कि जो स्वॉर्ड सबसे पहले उसने डिजाइन की थी उसका नाम रखने के लिए नोटिफिकेशन थी। वो सोचता है कि यार मैंने इस पे कितनी मेहनत की थी लेकिन इसे बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए मेरे पास वो ही नहीं है। लेकिन ग्रिड को यह भी पता होता है कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि उसी की वजह से उसे सारे बेसिक्स समझ में आए थे और उसने समझा था कि ब्लैक स्मिथिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। इसीलिए उस ब्लेड का नाम रखता है फेलियर। उसके बाद वो एक ब्लैक स्मिथ के पास जाता है काम मांगने के लिए और ग्रिड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वो ग्रिड को वहां से भगा देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और ग्रिड उसे कहता है कि मैं क्रिएशन को जानना चाहता हूं, मैं ब्लैक स्मिथिंग को जानना चाहता हूं। और उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे ग्रिड ने कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बदतमीजी कर दी हो। और वो ब्लैक स्मिथ इसके साथ साथ हैमर करता रहता है और ग्रिड को देखकर कहता है कि तेरे जैसा लड़का जिसे ये नहीं पता कि ब्लैक स्मिथिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, तू यहाँ पर मेरे सीक्रेट्स चुराने के लिए आया है। और ग्रिड कहते कि अरे ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बेसिक्स पता है, मुझे बस आपसे आगे की टेक्निक सीखनी है। जिससे वो बूढ़ा आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस पर लगाई है और तुझे क्या लगता है ये इतनी सिंपल चीजें हैं, और तुम वो पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ पर आकर ब्लैक स्मिथिंग को नीचा दिखाना चाहता है और मेरे सीक्रेट्स को चुराना चाहता है। और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान जिसे खुद कुछ नहीं आता और दूसरों को नीची नजरों से देखते हैं, वो जिंदगी में ना कुछ कर पाए हैं ना ही कुछ कर पाएंगे। और ग्रिड को एक फाइनल बात कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब ग्रिड जाता है बाहर और दीवार में अपना सर मारने लग जाता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। और वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे पैसे भी देने हैं, मुझे कर्जा भी चुकाना है, मुझे काम भी नहीं करना है, असली दुनिया में जाकर काम करना पड़ता है, मुझे मजे नहीं आते हैं। और तभी वहां पर ब्लैक स्मिथ बाहर आता है और वो ग्रिड को कहता है कि दीवार में अपना सर मारना बंद करो और सबसे पहले यहाँ पर आकर इस क्वेस्ट को पूरा करो। उसे कहता है कि तुम्हें इन 500 लकड़ी के टुकड़ों को आधा आधा काटना है। इससे उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और 20 ब्रॉन्ज मिलेंगे। और ग्रिड भी हैरान होता है, पहली तो इस बात से कि उस ब्लैक स्मिथ ने इसे एक चांस दिया, और दूसरी बात बहुत लंबे टाइम बाद उसे ऐसी कोई नॉर्मल क्वेस्ट मिली थी। लेकिन उसे पता था कि इतनी छोटी सी टास्क में भी, इतने छोटे से क्वेस्ट में भी लोग फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले उस हैमर की शार्पनेस को टेस्ट करता है और जैसे ही वो उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग 100% तक पहुंच जाती है। उससे समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एक्स को कैसे बनाया जाता है, इसकी हार्डनेस कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। एक एक प्रोसेस का पार्ट उसे पता चल जाता है और वो खुद अपनी पावर्स को देखकर हैरान था। और फिर वो सोचता क्या है मेरी किसी पैसिव स्किल की वजह से हुआ है। फिर वो सारी चीजों को साइड में करता है और लकड़ी को काटना शुरू करता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज को जानना काफी नहीं होता, प्रैक्टिकली उसे करना भी जरूरी होता है। और उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है कहां पर कैसे स्ट्राइक करनी है और वहां पर प्रॉपर एक एरो आ जाती है, यहाँ पर स्ट्राइक करो तो परफेक्टली बीच में से कट जाएंगे। और अब ग्रिड सोचता कि मैं जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद वो जमीन पर पड़ा होता है और 150 लकड़ी के टुकड़े काटने के बाद वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है और अपने -3 स्टेटस को गाली देता है कि तुम्हारी वजह से मेरा स्टेमिना बिल्कुल 0 पर है। मैं हर 2 मिनट में थक जाता हूँ और मुझे 500 लोग काटने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 150 ही कटे हैं। लेकिन तब भी वो अपने आप को ड्रैग करता है, उठा कर कहता है कि मुझे दूसरे विलेज जाना है तो मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि इसी से मुझे मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जब वो खड़ा होकर अपने आप को पुश करता है एक काम करने के लिए, तो उसे एक और पैसिव स्किल मिल जाती है, इसका नाम होता है परसिस्टेंस। अब ग्रिड को भी ये पता नहीं होता है कि आखिरकार ये है क्या, और उसकी 2 मेन डिटेल ये होती हैं, इससे उसे कम थकान होती है और वो जितना वेट उठा सकता है वो बढ़ जाता है, और एक काम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन होती है वो और ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है। और ग्रिड को रियलाइज होता है कि एक लेजेंडरी सब क्लास है जिसकी वजह से अब उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, और 2 घंटे बाद वो 500 की 500 लकड़ी के टुकड़ों को काट देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है। और ब्लैक स्मिथ वहां पर बाहर आता है और वो भी इस चीज को देखकर हैरान था कि तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कर भी दिया, क्योंकि उसने भी ये नहीं सोचा था कि ग्रिड ये कर पाएगा और इतनी जल्दी कर पाएगा, ये तो कभी नहीं सोचा था।
और ग्रिट ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, और कहता है कि अरे मैं भी एक ब्लैक स्मिथ हूँ। लेकिन वो बूढ़ा ब्लैक स्मिथ अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये एक ब्लैक स्मिथ है, और ग्रिट से पूछता है कि तुम ही बताओ कि तुम जैसा इंसान, इतनी कम उम्र का इंसान, एक ब्लैक स्मिथ कैसे हो सकता है। लेकिन तब भी वो ग्रिट को एक और टास्क देता है कि तुम वहां पर केव में जाओ और आयरन्स को गुफा से निकाल कर लेकर आओ, और कहता है कि मैं मान लूंगा कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो अगर तुम ये कर पाते हो तो। और अब क्योंकि लेवल 0 पर पहुंचने के लिए उसे 55 एक्सपी चाहिए, जो कि इस मिशन से उसे मिल सकता है, इसीलिए उसे कहते कि अरे तुम चिंता मत करो। वो केव में जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग अभी भी माइन कर रहे होते हैं और लोहे को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब ग्रिट वहां पर पहुंचता है तो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए एक नॉर्मल इंसान को आधा घंटा लगता है, लेकिन इसे 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि हर 2 सेकंड बाद तो वो थक जा रहा था। अब उसकी स्लो मूवमेंट सेंस बनाती है, क्योंकि उसने बहुत ही हैवी आर्मर भी पहना हुआ है, लेकिन अभी वो उसे निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि उसे स्टोर करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। और वो इस आर्मर को ऐसे ही छोड़ दे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये लेवल 60 का आर्मर है। और वहां पर जाने के बाद वो एक वर्कर को कहता है कि मुझे यहाँ पर स्मिथ ने भेजा है। वो अपने दोस्तों को इशारा करता है और कहता है कि देख, ये यहाँ पर माइनिंग करने के लिए आया है। और उसके स्ट्रेंज आर्मर को देखकर हंसने लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये यहाँ पर हमें स्लो करने के लिए भेजा गया है क्या, क्योंकि वो पहले ही बिजी होते हैं अपना खुद का डेली कोटा पूरा करने के लिए। उन्हें एक सेट अमाउंट ऑफ आयरन निकालना होता है, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि देखो, हमें परेशान मत करना, वहां पर जाकर अपना काम करो, अगर तुम्हें करना है तो करो, वरना दफा हो जाओ। अब उनमें से कोई उसे सिखाने वाला भी नहीं था कि आखिरकार करना क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ग्रिट वहां पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू करता और एक के बाद एक आयरन निकलता रहता, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान था और बाकी सारे लोग हैरान थे। अब इतनी थकान के बाद ग्रिट को लग रहा होता है कि उसकी बॉडी बस कंप्लीटली टूटने वाली है, लेकिन परसिस्टेंस की वजह से उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसे एक क्वेस्ट पूरी करनी है और एक ब्लैक स्मिथ बनना है, ताकि वो आगे जा सके, आगे बढ़ सके, पैसे कमा सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। और वो सारे के सारे माइन में काम करने वाले लोग जो अभी तक उसे नीचा दिखा रहे थे, उससे बात नहीं करना चाहते थे, अब वो सारे के सारे अमेज थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था जो ये सारे मिलकर भी नहीं कर सकते। और उनके हिसाब से ग्रिट एक अलग ही लेवल पर था, और थोड़ी ही देर बाद तक उसने ऑलमोस्ट सारी केव को खाली कर दिया था। वहां पर जितना भी आयरन निकल सकता था, सारा का सारा ग्रिट ने निकाल दिया था। उसे वहां पर 170 आयरन ओर के चंक्स मिले थे, और उसके बाद चिल्ला कर कहता है कि मेरा वेपन है परसिस्टेंस। और अब वो फाइनली लेवल 1 पर पहुंच चुका है, और उसके ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस या फिर पेनल्टीज लगी हुई थी, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती हैं, और पैगमास डिसेंडेंट बेस स्टैट्स उसमें अप्लाई हो जाते हैं, जिससे उसकी सिचुएशन और थोड़ी अच्छी हो जाती है। और अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, डेक्सटेरिटी, इंटेलिजेंस सब कुछ बढ़ जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रेंज बात ये होती है कि वो लेवल 1 पर है, मतलब 0 से 1 पर जब वो आया तो उसके पास 10 स्टैट पॉइंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इस टाइम पर उसके पास 40 स्टैट पॉइंट्स होते हैं, मतलब 4 गुना रिवॉर्ड मिला है उसे। और उसके बाद वहां पर स्मिथ आता है, वही ब्लैक स्मिथ जो अभी तक उसे गालियां दे रहा था, भगा रहा था, और अब वो बिल्कुल क्यूट प्ले कर रहा था, जैसे उससे अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और वो ग्रिट से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से ट्रीट किया, लेकिन मुझे पता था कि तुम टैलेंटेड हो, मैं बस जेलस फील कर रहा था। अब उन दोनों की बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है 60% के लिए, और पूरे पूरे गांव में उसकी पॉपुलैरिटी 200 पॉइंट से इंक्रीज हो जाती है। और ग्रिट हैरान हो जाता है कि यार इतने सारे नंबर्स कहां से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता इनका क्या करना है, कैसे करना है, बस नंबर्स ही नंबर्स आए जा रहे हैं, पैसे कब आएंगे। और ग्रिट कहता है कि अब हम दोनों ही ब्लैक स्मिथ हैं, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि हाई डिमांड हो, कंज्यूमेबल हो, लेकिन मैं उससे पैसे भी कमा सकूं। और स्मिथ कहता है कि मेरे पास पहले ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट आइटम है, और वो वहां पर एक एरो को निकाल कर लेकर आता है, और इसका नाम होता है जैफा एरो, और उसे बताता है कि ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ एरो होता है। और ग्रिट सोचने लग जाता है कि यार ये तो कंज्यूमेबल आइटम है, इससे मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा। लेकिन स्मिथ एक्सप्लेन करता है कि ये कोई नॉर्मल एरो नहीं है, इसे जाफा और आयरन और दोनों को मिलाकर बनाया गया है।
परफेक्ट बैलेंस के साथ। और इस एरो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले दुश्मन का डिफेंस क्या है, अब उसे जल्दी से एनालाइज करता है और ये एक एरो 6 सिल्वर्स के दाम पर बिकता है और उसके अंडरस्टैंडिंग 89 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि बाकी का 11%, और फिर उसके दिमाग में चमकता है कि शायद तब होगा जब मैं इसे प्रैक्टिकली बना रहा हूंगा, तब शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग 100% पर पहुंच जाएगी। और अब स्मिथ बिल्कुल कंप्लीटली फ्रेंडली एक्ट कर रहा होता है और उसे कहता है क्या तुम जानना चाहोगे कि एरोज बनते कैसे हैं। और ग्रिट सोच रहा होता है कि यार क्या ये हमेशा ऐसे ही एक्ट करता है, इतना ही फ्रेंडली एक्ट करता है, या मैंने कुछ और देख लिया था। उसके बाद वो बताता है कि फर्नेस को इस टेम्परेचर पर लेकर जाना होता है, जब ये मेल्ट हो जाता है इसकी इंप्योरिटीज निकाल देते तो हम इसे पिग आयरन कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस दिखाने के बाद वो ग्रिट को कहता है कि तुम जाकर ट्राई कर सकते हो। और ग्रिट सोचता है कि यार मैंने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, हालांकि ये गेम है लेकिन मैंने आज तक इतनी सारी जॉब्स की है, 12-18 घंटे तक भी की है, लेकिन मुझे आज तक उनका एक सेकंड भी पसंद नहीं था। लेकिन इस गेम में जो मेरा प्रोफेशन है वो करने में मुझे मजा भी आ रहा है। और पैगमा का डिसेंडेंट होने की वजह से उसे डिटेल्स इंस्ट्रक्शन भी मिल रही थी, उसे कब क्या कैसे करना है, कितनी हीट तक उसे लेकर जाना है। और पैगमा डिसेंडेंट होने की वजह से वो टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, उसे पता चल जाता था कि एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर हुआ है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज थी। अपग्रेड वो कंप्लीट कर लेता है और उसे 80 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे स्मिथ आ जाता है जिसकी लार टपक रही होती है और ग्रिट बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तू पीछे से आना बंद कर। और स्मिथ उसे कहता है कि इनक्रेडिबल था, तुम्हारे पास 0 स्मेल्टिंग एक्सपीरियंस था लेकिन तब भी तुमने कमाल किया है। और स्मिथ कहता है कि ये बियॉन्ड टैलेंट है, टैलेंटेड लोग भी इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। स्मिथ कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पैगमा दोबारा से रिबॉर्न हो गया हो, लेकिन ग्रिट के मन में चलता है कि मैं रिबॉर्न होकर तो यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन मैं पैगमा का एक डिसेंडेंट हूँ। उसके बाद स्मिथ उसे बताता है कि कैसे उसे जाफा और इस स्टील को मिक्स करके एरोज के मोल्ड में उसे डालना है और बहुत ही प्रिसाइसली डालना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद उसे 40 मिनट तक उसी में रहने देना है, उसके बाद बाहर निकालना है और तब हैमर करना है। एक शार्प टिप और बहुत ही मेटिकुलस प्रोसेस, और शाफ्ट पर वो मेटल हेड लगाना ताकि उसका सेंटर ऑफ मास प्रिसाइसली वहीं पर रहे, ताकि जब कोई भी इस एरो को फायर करे तो आर्मर को पियर्स करके अपने टारगेट पर जा सके। उसके बाद वो ग्रिट से पूछता है कि तुम बताओ क्या तुम इसे कर सकते हो, और उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुमने सीख लिया कि जाफा एरोस कैसे बनाते हैं। और ग्रिट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्मिथ को कहता है कि हाँ मैं ये बना सकता हूँ, और उसकी अंडरस्टैंडिंग 100% पर पहुंच जाती है। स्मिथ उसे सारे के सारे मटेरियल्स दे देता है और कहता है कि शुरू करो। और इस टाइम पर स्मिथ ये रियलाइज कर लेता है कि ग्रिट कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। जिस तरीके से वो मोल्टन मेटल को हैंडल करता है वो पहले ही बहुत ज्यादा स्किल्ड है। और वो कहता है कि मैंने अभी भी तुम्हें शाफ्ट बनाना नहीं सिखाया है और फेदर्स लगाने नहीं सिखाए, तो मैं वो तुम्हारे लिए बना देता हूँ। लेकिन ग्रिट बीच में बोलता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लिया था, एनालाइज कर लिया था और वो जान चुका था कि उसे कैसे बनाते हैं। उसे पता होता है कि लिस्ट अभी भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, लेकिन उसके बाद वो शाफ्ट, फेदर्स सब कुछ बनाने लग जाता है और बहुत ही प्रिसाइजली और अच्छे तरीके से बना भी लेता है। और स्मिथ ये देखकर सोचता है कि यार इसने इतने कम एक्सपीरियंस टाइम में सब कुछ सीख लिया है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रिट अब उसे हैमर करने के बाद दोबारा पानी में डालता है, जो देखकर स्मिथ वहां पर आता है और कहता है कि ये बहुत ही रिस्की चीज है। लेकिन ग्रिट उसे पानी से निकालता है, दोबारा हॉट करता है, फिर दोबारा हैमर करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये रिस्की है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे जो ये करते हैं, बहुत सारे ब्लैक स्मिथ है, लेकिन अगर मुझे नंबर 1 बनना है तो मुझे और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्मिथ यही कह रहा था कि अगर तुम एक कंज्यूमेबल आइटम पर इतना टाइम लगाओगे तो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन ग्रिट कहता है कि अगर मैं इसे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी बनाता हूं तो मैं इसे बहुत महंगे में बेच पाऊंगा, तो मैं कम एरोस के साथ भी ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा। अब वो उस एरो को फोर्ज करता रहता है, हैमर करता है बार बार और फाइनली टाइम आ जाता है उस स्टिक को उस मेटल के हिस्से से जोड़ने का। और ग्रिट सोचता है कि यार किस तरह की आयरनी है, असली जिंदगी में पूरा 24 घंटे काम करता हूं लेकिन मुझे एक सेकंड भी पसंद नहीं होता है, और यहाँ पर मुझे हर एक सेकंड इस प्रोसेस का पसंद है। और जैसे ही ये क्वेस्ट पूरी होने वाली होती है और वो रिलैक्स कर रहा होता है, वो एरोज अचानक से पर्पल ग्लो करने लग जाती है, येलो लाइटनिंग आती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ ब्रेथ एक्टिवेट हो चुकी है और पैगमास की
की जो ब्लेसिंग्स है वो इस चीज को कंप्लीट करेंगी। अब वो चीज कंप्लीट तो होती है लेकिन वो पर्पल हो जाती है और ये एक एपिक क्लास आइटम बन जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो किसी चीज में अपना 100% फोकस और ध्यान लगाता है तो पैगमास की पावर उसे कंप्लीट करती है। उस आइटम के सारे स्टैट पॉइंट्स 5 पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं। अब ग्रिट ने जैसे ही एक लेजेंडरी चीज बनाई थी, एक एपिक क्लास चीज बनाई थी, वहां पर सब कुछ चेंज हो जाता है। उसकी रेप्यूटेशन सेकंड्स के हिसाब से इंक्रीज होती है। उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है। लेकिन अब जब स्मिथ उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो रो रहा होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, और ग्रिट कहता है कि यार ये इतनी कमाल की एक एपिक ग्रेड एरो बनी है, अगर मैं इसकी जगह स्वॉर्ड बनाता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन बाद में इसे रियलाइज होता है कि शायद लेवल 20 की स्वॉर्ड भी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना ये एक एरो है, क्योंकि ये सामने वाले के आर्मर को निग्लेक्ट कर सकता है और उसे पियर्स कर सकता है। और उसके कुछ टाइम बाद स्मिथ उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में जाना होगा, और ग्रिट कहता है कि हाँ मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और जाते वक्त वो उसके 30 एपिक क्लास एरोज उसे दे देता है और कहता है कि ये तुमने बनाया है, इसे तुम ही रखो। और उसके साथ साथ मेटल के कुछ और बॉक्सेस उसे दे देता है जो वो डिजर्व करता है। अब ग्रिट ने मेहनत करते करते यहाँ पर कम से कम 60 एरोज बनाए थे, जो कि बाकी के 30 एरोज अभी उसी के पास हैं और 30 ग्रिट को दे दिए हैं। और ग्रिट कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जेनरस हो मुझे सिखाने के लिए और ये सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वहीं दूसरी तरफ एक और जगह जंगल में एक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, और ये वही टीम होती है जो कि ग्रिट को हायर करने के लिए वहां पर आ रही थी। इसमें ग्रिट जाना चाहता था, लेकिन वहां पर 70 जो प्लेयर्स होते हैं वो मारे जाते हैं, वो भी लो लेवल मॉन्स्टर्स के हाथों। वहां पर एक बो और एरो यूज करने वाली जो उस ग्रुप की लीडर होती है वो उन सारे मॉन्स्टर्स को हटाती है। लेकिन जब मेन ग्रुप ने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो लो रैंकिंग प्लेयर्स छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी नहीं लड़ पा रहे थे। और इस लड़की का नाम होता है जिशुका। वो वहां पर काफी सारे मेटल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें आयरन ओर होते हैं 30, स्टील होते हैं 7 और एक बहुत ही प्रेशियस मेटल होता है जो कि ग्रिट को चाहिए था अपनी वो स्वॉर्ड कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसके पास नहीं था। अब शायद मिल जाए। और रेगस पॉइंट आउट करता है कि जिस शील्ड की हम उम्मीद कर रहे थे वो यहाँ पर ड्रॉप होगी, वो अभी तक नहीं हुई है। जिशुका उस ग्रीन आर्मर वाले इंसान से पूछते हैं कि आज यहाँ पर टोटल कितने लोग मारे गए हैं, और वो कहता है कि 74 या 75 के आसपास। मतलब हमारे गिल्ड मेंबर्स के अलावा जितने भी लोग हम अपने साथ लेकर आए थे सब के सब मारे गए हैं। अब वो दोबारा से विलेज में आते हैं जहां पर जिशुका कहती है कि रैंक्ड क्वेस्ट जो इतनी मुश्किल होती हैं वो बिना रैंक्ड प्लेयर्स के बहुत मुश्किल होती है, हमें उसमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है और नए लोगों के साथ वहां पर जाना टाइम की बर्बादी है। और वो कहती है फॉरेस्ट गार्डियन रेड अपनी वैल्यू लूज करती जा रही हैं। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस पूरे ग्रुप का नाम है ज़ेटाका गिल्ड। अब इसमें सारे के सारे हाई रैंकिंग प्लेयर्स हैं लेकिन बहुत कम प्लेयर्स हैं। अब जब ये लोअर लेवल पर थे तब तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती थी क्योंकि इन्हें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ये हाई रैंक मिशंस पर जा रही हैं इन्हें बाहर के लोगों की जरूरत पड़ रही है और वो इतने स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से इनके गिल्ड का नाम भी नहीं हो रहा है बल्कि बदनाम ही हो रहा है। उसके बाद वो अनाउंस करती है कि अगले कुछ महीनों के लिए हम अपने फॉरेस्ट ऑपरेशंस को या फिर रेड ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं, हम सब अपने आप को इंप्रूव करेंगे। और वो रेगस को कहती है खास करके तुम्हें 30 लेवल गेन करने। और वो कहते कि क्या सच में? और वो कहते कि हाँ अगर नहीं किए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब उसके जाने के बाद वो रेगस उससे पूछता है ये झूठ बोल रही थी ना। उसके बाद जब ये वहां पर जाती है और चेक करती है कि एपिक क्लास एरोज मार्केट में आए हुए हैं, वो हैरान हो जाती है कि आखिरकार ऐसी चीज एग्जिस्ट भी कैसे करती है। इसे वो सारे के सारे एरोज खरीदने थे जो कि महंगे थे लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। और ये एरोज बेच रहा है ग्रिट। अब इसके पास वो है जो ग्रिट को चाहिए और ग्रिट को जो चाहिए वो इसके पास है, लेकिन ग्रिट अभी भी असली दुनिया में जा चुका है। वो अपने रियल डे टाइम जॉब पर पहुंच जाता है, वहां पर जाकर उबासी लेता और सोचता है यार काम कब शुरू होगा। अब वो जैसे ही लाइन में जाकर खड़ा होता कोई और बड़ा इंसान आता और उसे धक्का मारकर साइड में हो जाता है और ग्रिट कहते हैं कि यार तमीज से भी जा सकता था। फिर वहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम के लिए बुलाया जाता है। ग्रिट वहां पर जाना चाहता है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होता है और फिर उसे सबसे गंदी जॉब मिलती है जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पैसे की बात है तो मजबूरी में करना तो पड़ेगा ही। और अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन आए एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है और खड़ा कर देता, तो कहता है कि ये काम करेगा और उसे काम पर ले जाता है जबकि वो बिल्कुल करना नहीं चाहता। और अगले दिन वो ऑलमोस्ट लाश बन चुका होता है और वो सोचता है कि यार मुझे जल्दी से वो एरोज बेचने होंगे, मुझे पैसे कमाने हैं यार, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता।
अब जहां पर हाई रैंक प्लेयर्स ग्रिट को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल का ब्लैक स्मिथ है, उसने कमाल की एरोज बनाई है, वहीं ग्रिट असली दुनिया में अभी स्ट्रगल कर रहा होता है। वो काम के लिए जाता है जहां पर कहते हैं कि हमें 3 मजदूरों की जरूरत है। ग्रिट आगे जाने की कोशिश करते लेकिन कोई धक्का मारकर चला जाता है और वो कहता है कि थोड़ी तमीज से ही बात कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि बच्चे मुझे काम की जरूरत है, मेरे साथ बकवास मत करो। उसके बाद वो कुछ और काम कहता है, तब भी कोई आगे आ जाता है। फिर वो वायरिंग का काम कहता है जो सबसे मुश्किल होता है। ग्रिट ये करना नहीं चाहता है लेकिन कोई इंसान आता है, उसका हाथ ऊपर करता है और अब उसे वो काम करने के लिए जाना पड़ता है। अब वो घर पर वापस आता और वो बिल्कुल मर चुका था, उसके अंदर से उसकी आत्मा जा चुकी थी। वो इतना थका देने वाला काम था। अगले दिन वो काम पर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम कहती कि अभी अभी तो सुबह हुई है और वो कहता है कि मैं अभी काम के लिए लेट हो चुका हूँ। उसके फादर उसे कहते कि तुम्हें थोड़ी बहुत जिंदगी भी जीनी चाहिए, अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे तो मर ही जाओगे। और उसके फादर उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम एक दिन में कितना कमाते हो। और वो कहते मैं अपने सारे लोन्स पे करने के बाद 9,000 ही बचा पाता हूँ। उसके फादर उसे 70,000 देते हैं और वो कहता है कि यार लेकिन एक दिन में मैं 90,000 कमाता हूँ। और उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हें कुछ तो मिला और मैंने बात प्रिपेयर कर दिया है, आज के दिन तुम रिलैक्स करो। उसके बाद वो खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरा परिवार कितना अच्छा है और अपने फादर से पूछता है कि आप मेरे लोन रीपे कर सकते हैं। और उसके माथे में एक चावल का कटोरा आकर लगता है, क्या दफा हो जाओ यहाँ से। अब अपने रूम में जाने के बाद सीधा गेम खेलने चला जाता है। सोचता है कि अगर मैं रेस्ट करते करते गेम भी खेल लूंगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपना बैंक अकाउंट देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके एरोज के लिए लोग 70-90 सिल्वर ऑफर कर रहे हैं। उसने 99 एरोज को सोल्ड किया है तो उसके पास उसने 71 गोल्ड और 90 सिल्वर्स बनाए हैं। और इस गेम के 100 गोल्ड कॉइन बाहर के 12,000 के बराबर होते हैं और सिर्फ 8,000 कमाने में इससे 6 घंटे लग जाते हैं। तो अब ये सोचता है कि मुझे बाहर की जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बैंक में जाता है अपने कॉइन्स को निकालने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी उस पर 15% का टैक्स लगेगा। तो तुम्हारे पास 60 गोल्ड होंगे और 59 सिल्वर्स होंगे। और तब वो सोचता है कि यार एपिक आइटम्स पर 15% कमीशन लगता है, ये बेसिकली थेफ्ट है, चोरी है ये। लेकिन अगर यहाँ पर पैसा बनाना इतना आसान है तो मुझे शायद वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर वो उस ब्लैक स्मिथ के बारे में सोचता है कि नहीं, वहां जाना तो बहुत खतरनाक होगा, तो मुझे कैरेज लेकर दूसरे गांव में ही जाना होगा जहां पर मैं किसी और ब्लैक स्मिथ के साथ काम करूंगा। और उस कैरेज पर वो कंप्लेन करता है कि 8 गोल्ड और 9 सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, वो भी एक गांव में ट्रेवल करने के लिए। और वो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, वरना तुम्हें क्या लगता है कैरेज चलाना आसान होता है। और उसके बाद ग्रिट पूछता है कि आखिरकार विंस्टेंट विलेज को शहर डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है। और वो कहता है कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जल्दी ही इसे एक शहर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वैसे भी वहां का मेयर काउंट स्टैन का बेटा है। अब ग्रिट सोचता है कि यार मैंने ये नाम सुना तो है कहीं पर, लेकिन खैर छोड़ो। अब ग्रिट फाइनली वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये गांव पिछले गांव से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लो रैंक प्लेयर्स हैं और कुछ नहीं। और सबसे पहले वो अपनी इन्वेंट्री को क्लीन करना चाहता है क्योंकि इतने सारे सामान के साथ वहां पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो अपने सारे सामान को स्टोरेज में डालना चाहता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है कि एक सेकंड, मैंने जैसे उस एक्स को एनालाइज किया था, मैंने अपने आर्मर को तो एनालाइज किया ही नहीं। इसीलिए अपनी तलवार को और अपने आर्मर को एनालाइज करता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लेकिन सीधा 100% पर नहीं जाती है, जिससे उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो थोड़ी कम हो जाती हैं। और अब उसे लगता है कि शायद इसकी ड्यूरेबिलिटी को या फिर इसे रिपेयर करके मैं इसे और ज्यादा समझ सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए उसे पैसे बचाने थे और ब्लैक स्मिथ का काम करना है, जिसके लिए उसे ये आर्मर हटाना होगा। इसीलिए वो एक वेयर हाउस में जाता है जहां पर एक लॉकर रहता है, कुछ डिस्काउंट मांगता है लेकिन उसे मिलता नहीं है और वो अपने सारे सामान को वहां पर रख कर बाहर आ जाता है और बस एक जाफा एरो अपने साथ रखता है। और उसे बहुत ही लाइट महसूस होता है क्योंकि अब वो इतना हैवी आर्मर जा चुका है। जब वो बाहर आकर देखता है उसे लगता है कि यार यहाँ पे सारे ही लो रैंक प्लेयर्स हैं और स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स कहीं और गए हुए हैं। इसीलिए वो एक फोर्ज ढूंढने के लिए जाता है और उसे एक फोर्ज मिल भी जाता है और वो बहुत बड़ा फोर्ज होता है। और वो सोचता है कि यार यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ होगा वो कम से कम इंटरमीडिएट लेवल पर होगा, जिसका मतलब ये है कि वो उससे बहुत कुछ सीख पाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहां पर एक आदमी था, वो भी बस कुछ मजेदार चीज पी कर बस पड़ा था। उसके पास जाता है और वो आदमी कहता है कि अरे कौन आया है, क्या काम है। और ग्रिट कहता है कि मैं आपसे ब्लैक स्मिथ के बारे में पूछना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ग्रिट कहता है कि मैं बहुत ही कमाल के आइटम्स बना सकता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। म्यूरल कंपनी सारे फोर्जेस को खरीद रही है और सारे
आइटम्स को बहुत ही सस्ते में बेच रही है, तो मैं अब यहाँ पर कुछ बेच ही नहीं पाता हूँ। और वो बताता है कि ये फौज बेसिकली बहुत लंबे टाइम से बंद हो चुका है। और ग्रिट कहता है कि क्या यहाँ पर कोई और फौज है जो आप रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आते जो कि बहुत ही गुस्से में होते और कहते हैं कि खान, तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुम्हें हमें ये बेचना ही होगा। और कहता है कि जब तक हम तमीज से बात कर रहे हैं ये फोर्ज हमें दे दो, वरना तुम्हें भी उठाकर इसी के साथ जला देंगे। और ग्रिट को उसके लिए बुरा लगता है। पहले तो सोच रहा था कि यार ये बुढ़ा बड़ा लेजी है, लेकिन अब उसे पता चला कि ये सच में यहाँ पर कुछ नहीं बेच सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जहां पर लिखा हुआ था कि खान अपने फोर्ज को 20,000 गोल्ड के लिए बेच देगा। और उस बुढ़े को कहता है कि जल्दी से इसे साइन कर और मेरे पेशेंस को टेस्ट मत कर। और तब ग्रिट को रियलाइज होता है कि ये फोर्ज के साथ साथ जमीन को भी खरीदना चाहते हैं। मतलब जो म्यूरल कंपनी है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी होगी। और ग्रिट डिसाइड करता है कि इससे पहले उनका ध्यान मेरी तरफ आए मैं यहाँ से दफा हो जाता हूँ। लेकिन जैसे वो जाने लगता है वो एनपीसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तू कहाँ जा रहा है वे, और उससे पूछता है तू कोई स्पाई है क्या, दूसरी कंपनी से आया है। और ग्रिट समझ जाता है कि म्यूरल कंपनी ने एक हॉस्टाइल एनपीसी को हायर किया होगा, और हॉस्टाइल एनपीसी बहुत ज्यादा खतरनाक होते, वो प्लेयर्स को भी मार सकते हैं और उनके गियर्स को देखकर जज किया जा सकता है कि वो लेवल 35 पर हैं। और ग्रिट सोचता है कि मरे हुए बहादुर से जिंदा कायर अच्छा होता है, इसीलिए वो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ, इनफैक्ट मैं पहली बार इस शहर में आया हूँ और मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। वो एनपीसी कहता है कि ठीक है, तुम्हारे कपड़े देखकर लग भी रहा है कि तुम कहीं और से आए हो, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और वो बुढ़ा ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम एक ऐसे फौज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो कि 7 जनरेशन से चला हुआ आ रहा है। और वहां पर एक और टकला एनपीसी कहता है कि बुढ़े तुझे पता भी है तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और कहता है कि आधे पैसे अभी के भी हमें दे दे। लेकिन ग्रिट सोचता है यार जितने पैसे ये मांग रहा है उतने में तो मैं एक दुकान खोल सकता हूँ। और एक और एनपीसी कहता है कि तेरा बेटा मर गया था ना, तो तू इस फौज का करेगा भी क्या यहीं पर अपनी कब्र बनाकर लेट जाएगा क्या, कोई काम नहीं है तेरा, कोई वारिस नहीं है, तेरे साथ मदद करने के लिए कोई नहीं है। और वो बुढ़ा वहां पर स्नैप कर जाता है और कहता है कि मेरे बेटे के बारे में ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ग्रिट को ही बुरा लगने लग जाता है और सोचता है कि यार मैं क्या करूं, और सोचता है कि यार शांत हो जा क्योंकि तू इन्हें हरा नहीं सकता है, बेकार में पंगा लेगा, मारा जाएगा। अब वो जाने लगता है लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या ये बुढ़ा सही रहेगा, और तभी उसे एक बी रैंक क्वेस्ट मिल जाती है, ब्लैक स्मिथ फ्यूरी। इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से उसे ब्लैक स्मिथ फ्यूरी एक और स्किल मिल जाएगी। उसे बस करना ये है कि जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना है और खान को बचाना है, क्योंकि उससे वो खान के साथ दोस्ती कर पाएगा और शायद उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और उसका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्लास रिलेटेड टास्क था और तो और बस इसे एक्सेप्ट करने से ही उसे एक नई स्किल मिल जाएगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक स्किल है लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ पेशेंस, और तो और जब उसका एचपी 1% पर आ जाता है तो 5 सेकंड के लिए इनविंसिबल हो जाता है, तो इन्हें आसानी से हरा लेगा। लेकिन उसने अपने आर्मर को और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को वहीं स्टोरेज में रख दिया था, लेकिन उसके पास बस एक वो एपिक आइटम जाफा एरो है। उसे पता था इस एरो की अटैक पावर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आर्मर पियर्सिंग जो इसका स्टैट है वो कमाल का है। और उसके बाद वो इविल एनपीसी को कहता है कि ओए तेरी माँ ने कभी तुझे सिखाया नहीं कि बड़ों की इज्जत करते हैं। खान उससे पूछता है कि तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, और वो एनपीसी मुड़कर उसे कहता है कि तू अभी तक गया नहीं। और तब ग्रिट कहता है कि मुझे लगा था इडियट्स की भी एक लिमिट होती है, लेकिन आज मैं गलत प्रूफ हो गया हूँ, तेरी कोई लिमिट नहीं है। और एनपीसी उससे पूछते हैं कि हमने तुझे जिंदा छोड़ दिया, तू पागल हो गया है क्या। और उसके बाद उसकी टाइनी एरो को मॉक करते और कहते कि दफा हो जाए वहां से, वरना तेरा तीर लेकर तोड़कर तेरे ही माथे में डाल देंगे। और ग्रिट कहता है कि ये सिर्फ एक एरो लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक और वेपन है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ फ्यूरी एक्टिवेट होती है और वो जब उस पर अटैक कर रहे होते हैं तो ग्रिट उसे डॉज कर लेता है और वो सोचता है कि यार ये कितने ज्यादा फास्ट है। उसके बाद वो सीढ़ियों पर चला जाता है और सोचता है कि मुझे किसी तरह की एज चाहिए। वो उस नैरो स्पेस को यूज करता है ताकि वो उनसे फाइट कर सके। वहां पर जाकर वो कहता है कि आखिर यार किसको मरना है। बहुत सारे एनपीसी उसके पास आते हैं। वो ब्लैक स्मिथ फ्यूरी का यूज करता है और जाफा एरो के साथ उसके आर्मर को पियर्स कर देता है और एक क्रिटिकल हिट लैंड करता है, जिससे बाकी सारे एनपीसी हैरान हो जाते हैं कि एक एरो के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और ग्रिट उन्हें कहता है क्या तुम्हें अभी भी ये बस एक एरो लग रहा है, तो क्यों ना आकर तुम भी ट्राई करो। ब्लैक स्मिथ फ्यूरी के साथ उसकी स्पीड, अटैक पावर सब कुछ 20 सेकंड के लिए इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद इसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है और ये काफी ज्यादा लेवल गेन कर लेता है और अब ये लेवल 3 से सीधा लेवल 8 पर पहुंच गया है। स्टैट पॉइंट्स 110 पर पहुंच गए हैं। उसे पता होता है कि ये एनपीसी बहुत ज्यादा अटैक पावर में कमाल के, लेकिन इनका डिफेंस बेकार है, इसीलिए वो ये सारा स्टैट पॉइंट्स अपनी एजिलिटी और स्पीड में डाल देता है। एक और बैंडेट और टकला वहां पर आता है, लेकिन उसे डॉज करके एक क्रिटिकल हिट लैंड करता है और वो उड़ता हुआ दूसरे एनपीसी के पास जाता है। उनका लीडर कहता है तू ठीक है, और वो कहता है कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ। और उनका लीडर
लीडर कहता है कि ये बहुत वीक है, लेकिन हमारे वेपन्स वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही नैरो स्पेस है। और ग्रिड को ही पता चल जाता है कि इनके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा वीक है। इतने सारे स्टैट पॉइंट्स खर्च करने के बाद भी वो क्रिटिकल हिट लैंड नहीं कर पाया था, और इस बार जो आर्मर नलिफाइंग स्किल होती है वो काम नहीं कर रही थी। उनके आर्मर अभी भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो 20 सेकंड खत्म हो जाते हैं, वो एनपीसी से कहता है कि नीचे आ जा। ग्रिड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे नीचे आना ही पड़ता है, और वो सब अटैक करने के लिए तैयार थे। लेकिन ग्रिट ये सोच रहा था कि अभी भी उसके पास एक स्किल बची हुई है, ब्लैकस्मिथ पेशेंस, जो कि 1 घंटे के लिए उसके सारे के सारे स्टैट पॉइंट्स, एजिलिटी, स्पीड को 200 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर देता है, और वो इसी चीज पर काउंट कर रहा था। तो एनपीसी कहता है कि तूने हमारा बहुत टाइम बर्बाद किया, दिमाग खराब किया है, अब तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने स्टैट विंडो खोलकर लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ पेशेंस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि ये स्किल बहुत ज्यादा मैना कंज्यूम करती है और तुम इसे इंटेंशनली एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये नेचुरली खुद ब खुद ट्रिगर होती है। अब ग्रिड पैनिक करने लग जाता है, लेकिन वो थग्स उसका वेट नहीं करते हैं कि वो कब वो शांत हो, उस पर अटैक करते और सोचते कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। एक स्किल जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी वही काम नहीं कर रही है। वो पहला पोशन लेता है, उस पर एक अटैक लैंड करता है, वो दोबारा से पोशंस लेता है, भागता रहता है और उसे सोचता है कि मुझे और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव पोशंस खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। वो अब भी उस पर अटैक करते रहते हैं और सोचता है कि यार ये कितने ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे टाइम चाहिए ताकि मेरे बफ्स काम कर सके और मेरे पैर रिकवर कर सके। अब ग्रिड फिगर आउट कर लेता है कि जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो एक स्माइल के साथ पीछे हटता है। एनपीसी भी सोचने लग जाते हैं ये क्या हो रहा है, और ग्रिड कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में दे दो तो यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कहो, तुमने हमारे एक साथी को मारा है, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और ग्रिड कहता है कि आई मीन इट, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और इसी टाइम पर उसके रिकवरी पोशंस का जो कूल डाउन टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था। इस टाइम पर वो सो टाइम के लिए यहाँ वहां बातें कर रहा था। उनमें से एक जो थग होता है वो वहां पर उसके साथ आर्ग्यू करता रहता है, और ग्रिड इसी चीज का फायदा उठाता और जाफा एरो को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे वो तो वहां पर चला जाता है। और उसके बाद ग्रिड हंसते हुए कहता है देखा, अपना गार्ड डाउन करने का मतलब यही होता है। उसके बाद रिकवरी पोशन भी आ जाता है और वो हील भी कर लेता है। उसके 4000 पॉइंट्स मिलते हैं और 3 लेवल अप कर लेता है। और जो मेन एनपीसी लीडर होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि तू स्ट्रांग होगा, लेकिन तू बस एक कॉकरोच है जो कि पोशंस के दम पर यहाँ पर घूम रहा है। अब वो सीधा ग्रिड को मारने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ग्रिड कहता है कि अब मैं लेवल अप कर चुका हूँ, तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर तुम बस ऐसे ही केयरलेसली मुझ पर अटैक करोगे। वो एरो के साथ उस टकले पर अटैक करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। और टकला उसे कहता है कि जितना चाहे उतना स्विंग करता रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और पीछे से उसके दोनों साथी उस पर अटैक करते हैं, जो कि एक क्रॉस अटैक उसके चेस्ट पर लैंड करता है, और तभी वो टकला आकर उसे पकड़ लेता है, जहां पर उसे पता होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जब तक कि पोशंस रिकवर नहीं करवाते हैं। और टकला उसे कहता है क्या हुआ, फिर से तू कीड़ों की तरह भाग रहा है। इसी के बाद वो अपने एरो को लेता है और ऊपर देखता है कि वहां पर एक कुछ तो रखा हुआ है, इसीलिए वो एरो को उसकी कमर में गाड़ता है, और उसके बाद उस मेन एनपीसी की तरफ वो एरो फेंक कर ऊपर भाग जाता है। और मेन एनपीसी कहता है कि अब तेरे पास एक हथियार था, वो भी गया। अब वो एनपीसी ये भी समझ जाता है कि ग्रिट इस टाइम पर डेस्परेट हो चुका है, और ऊपर भागते वक्त ग्रिट खान से पूछता है क्या तुम इस फोर्ज को बचाना चाहते हो। कहता है कि हाँ। और ग्रिट उसे कहता है कि अगर आज इसे मैं बचा लेता हूँ क्या तुम अपनी जी जान लगाओगे इसे प्रोटेक्ट करने में। वो कहता है कि हाँ। उसका तो वहां पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ये आर्मर बोरो कर रहा हूँ, और वो कहता है कि इसे कोई भी नहीं पहन सकता, ये एक एपिक क्लास आइटम है, इसे आज तक कोई पहन नहीं पाया है। लेकिन ग्रिट उसे पहन लेता है, उस तलवार को भी वील्ड कर लेता है, और एक एपिक क्लास स्पेशल आइटम होता है, एक आर्मर जिसका नाम होता है वल्हाला, और इसे एक एल्बर्टिनो नाम के इंसान ने बनाया था। खान ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसे पहन पा रहा है, और तो तुम इसकी डिटेल्स कैसे देख पा रहे हो। ग्रिट कहता है बस मैंने देख लिया और कुछ नहीं। अब खान को इतना शौक लगता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। ग्रिट कहता है शायद ज्यादा पीली होगी या फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी। अब वहां पर वो सारे बैंडिट्स ऊपर आते हैं, उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ग्रिट उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। उन्हें मारते वक्त तो कहता है कि तुमने कभी ओवरगेयर्ड का नाम सुना है, और हाँ, उसने अपनी मानवा का टाइटल बीच डायलॉग में बोल दिया। अब ग्रिट खान को कहता है यार मुझे ये सब कुछ देने से पहले चले मत जाना। उसके बाद हमें दोबारा से सीन दिखाया जाता है म्यूरल कंपनी का, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो सारे के सारे बैंडिट्स हार गए हैं, और जिन्होंने उसे हायर किया था वो कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए हायर किया था क्योंकि वो गांव में बहुत ज्यादा फेमस थे। लेकिन जो म्यूरल कंपनी का हेड होता है वो कहता है कि तो तुम अब इसका नुकसान कैसे चुकाओगे। और वो कहता है कि मैं कैसे चुकाऊंगा, मैंने तो बस ऑर्डर्स दिए थे। और वो कहता है कि तुम्हें वो सारे के सारे पैसे वापस लेकर आने होंगे। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं ला सकता, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। और वो म्यूरल कंपनी का लीडर कहता है कि अपने
अपने परिवार को बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अपने एक और सेक्रेटरी को बुलाता है, उससे ये सब कुछ बताने के लिए, पूछने के लिए, सलाह लेने के लिए। और उसका नाम होता है रैबिट। और रैबिट से पूछता है कि बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है क्लियरली वो फोर्ज तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अनक्लियर है, क्योंकि उसके बाद वो बस गायब हो गए। और कंपनी का लीडर कहता है कि एक गांव में सिर्फ एक ही फोर्ज हो सकती है और मुझे वो फोर्ज चाहिए। और उसके बाद वो खान के बारे में पूछता है कि वो किस तरह का इंसान है। और रैबिट उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा रूथलेस है। एक इंसान 10 साल तक उसके पास काम करता था और उसने बिना किसी मर्सी के, बिना कुछ सोचे उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि उसने हमारी साइड ली थी। और 2 घंटे पहले एक लड़की को देखा गया था जो कि खान को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। और तो उस कंपनी के हेड को लगता है कि उस लड़की को शायद कुछ पता हो सकता है, और वो सोचता है कि यार खान को और इस ब्लैक स्मिथ के पूरे पूरे मार्केट को मोनोपोलाइज करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। सारे के सारे हथियारों को बहुत ही सस्ते में बेचना, खान को एक डेट में घुसा देना, और तब भी हम नाकामयाब हैं। इसलिए वो रैबिट को कहते हैं कि अब से सब कुछ तुम हैंडल करोगे। अब बैक टू ग्रिट, जो कि अपनी असली दुनिया में आ चुका, और वो खाना खाते वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका लक रिसेंटली कमाल का था। वो सारे बैंडिट्स को मारने के बाद वो लेवल 21 पर पहुंच गया है और सोचता है कि मेरे पास वो फेलियर ब्लेड था, लेकिन उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं उसे बेच नहीं सकता, लेकिन वल्हाला पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, और तो और मैं उसे यूज भी कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि खाना पर रिकवर कर रहा होगा, मैं जाकर देखता हूँ। वो वहां पर जाता है, लॉग इन करता है, और वो अभी भी क्लिनिक में ही होता है। और खान कहता है तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। और उसके बाद ग्रेट डॉक्टर से पूछता है कि इनकी कैसी हालत है। वो बताते ही इनका कोलेस्ट्रॉल लो हो चुका है, लेकिन अब ये ठीक है। और वो ग्रेट से उसका नाम पूछता है और कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि जल्दी से मेडिकल बिल पे करो और चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन खान कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और तभी डॉक्टर उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि भगवान तुम्हें श्राप देगा, तो जल्दी से एक गोल्ड दो। और तब ग्रेट सोचता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं पैसे कमाने के लिए आया था, पैसे गवा रहा हूँ। वो देता है और उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है फोर्ज में। अब खान उससे शुक्रिया बोलने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से 7 जनरेशन की मेरी ये फोर्ज बच गई, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं इसे नहीं बचा पाता, और तुम्हारी वजह से मुझे उम्मीद मिली है कि मैं जिंदा रह सकता हूँ, वरना मैं और ज्यादा पीता और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता। और कहते हैं कि आई विश कि मैं कभी ना कभी तुम्हें रीपे कर पाऊं। और तभी उनके सामने वो आर्मर आ जाता है और ग्रेट उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, कहता है कि प्लीज मुझे आर्मर दे दो। लेकिन ग्रेट कहता है कि मैंने ये सब कुछ बचाया, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, ये फोर्ज बचाया है। लेकिन वो कहता है कि वो बात नहीं है, ये फैमिली एयरलूम्स है और मैं इन्हें ऐसे ही नहीं दे सकता, चाहे मेरी जिंदगी पर ही बात क्यों ना बनाए। ये कर्स्ड आइटम्स है, इन्हें कोई भी वील्ड नहीं कर सकता। इन्हें वल्हाला और ब्लॉसम कहा जाता है और इन पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस क्रेजी हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार इसे वेयर कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। और कई 100 सालों तक आज तक इसे कोई वेयर नहीं कर पाया था, लेकिन 130 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने इसे वेयर किया था और उसका नाम था पैग्मा। उसने इसे इक्विप किया था और ऐसी स्वॉर्ड स्किल दिखाई थी जो कि अनरियल थी। उसके ब्लेड स्विंग करने से आसमान अलग हो जाता था। और मेरे एंसेस्टर जो कि एल्बर्टिनो के सक्सेसर थे, उन्होंने पैग्मा को ये कहा था कि प्लीज आप इसे एक्सेप्ट करिए। और ग्रिट उससे पूछता है क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और वो कहते कि नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि ट्रू ओनर इसका जल्दी ही आएगा और वो इसे इक्विप करने के लायक होगा और इसे इक्विप कर पाएगा। और खान कहता है कि तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुम्हारे आंसर पर डिसाइड होगा। और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इसे इक्विप कैसे कर पाए थे। और ग्रिट कहता है क्योंकि मैं पैग्मा का डिसेंडेंट हूँ। और खान हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या सच में। और ग्रिट कहता है कि हाँ, इससे एक और क्वेस्ट एक्टिवेट होती है, पैग्मास डिसेंडेंट क्लास क्वेस्ट। और पैग्मा के स्वॉर्ड्समैनशिप की स्किल्स को अनलॉक करने के लिए उसे पैग्मा की सारी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि वो कौन था, कहां से आया था, उसने क्या क्या किया था, क्या महान काम किए थे। और अब ग्रिट कहता है क्या तुम इसे हैंड ओवर करोगे, लेकिन खान कहता है कि नहीं, पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा। और वो सोचता है कि क्या तुम इसे इक्विप करने के लिए या फिर रखने के लिए लायक भी हो, पहले तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा। और खान कहता है कि इसे प्रूफ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पहले हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन ग्रिट उसे वार्न करता है कि बिल्कुल भी पीना मत, जब तक कि हमारी क्वेस्ट खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल मत पीना। और इससे पहले कि वो अपनी बातें खत्म कर पाते, म्यूरल कंपनी से एक और एम्प्लॉय आता है और कोई नहीं बल्कि रैबिट होता है। और ग्रिट भी उसका नाम रिकॉग्नाइज कर लेता और कहता है क्या ये वही इंसान है जिसने उन सारे गुंडों को हायर किया था। और खान कहता है कि मैं नीचे जाकर बात करता हूँ। और हैबिट खान को कहता है कि तुम म्यूरल कंपनी को 600 गोल्ड ओ करते हो, तुम्हें 600 गोल्ड हमें देना है, तुमने लोन लिया था और जहां तक मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि तुम उसे रीपे कर पाओ। और खान कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब भी मैं ये फोर्ज नहीं देने वाला, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन रैबिट कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक डील ऑफर करने के लिए आया हूँ। रैबिट कहता है कि म्यूरल कंपनी फोर्ज को ऑन करेगी, लेकिन तुम यहाँ पर काम करते रह सकते हो। और खान कहता है अच्छा, तो मैं
मैं तुम्हारी कंपनी का कुत्ता बनकर रहूं? बिल्कुल नहीं। और रैबिट कहता है कि वेल, ये हमारे पिछले ऑफर से तो बेहतर ही है, जहां पर हम जमीन, फोर्ज, सब कुछ खरीदने वाले थे और तुम्हें बाहर फेंकने वाले थे। और खान कहता है कि मैं अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, मैं इस फोर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। और रैबिट कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी प्राइड बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, अगर यही बात है तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। और रैबिट कहता है कि म्यूरल कंपनी अपना एक ब्लैक स्मिथ लेकर आएगी जिसके खिलाफ कंपीट करोगे तुम। जो ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट बनाएगा वो जीत जाएगा, और प्राइज में होगा ये फोर्ज। अगर तुम जीते तो इसे तुम रख लेना, और अगर वो जीते तो हम रख लेंगे। अब ग्रिड को पता था कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा ब्लैक स्मिथ ही लेकर आएंगे जो कि खान से ज्यादा स्किल्ड हो। और खान सरप्राइजिंगली एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रिड हैरान होता है, रैबिट हैरान होता है, और खान कहता है कि अभी बहुत ज्यादा पीने की वजह से मैं अपनी असली स्किल नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी जगह मेरा डिसेंडेंट पार्टिसिपेट करेगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? और रैबिट कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा कोई सक्सेसर है भी या नहीं है। और तब खान उसे और ज्यादा शॉक करता है कि ये लड़का जो मेरे साइड में खड़ा है यही मेरा सक्सेसर है। और तब ग्रिड कहता है कि मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारा सक्सेसर बनूंगा? और रैबिट भी वहां पर कहता है कि एक रैंडम ट्रैवलर जैसा लग रहा है। इससे एक और क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाती है, डुअल अगेंस्ट म्यूरल कंपनीज ब्लैक स्मिथ। अगर वो जीतेगा तो उसे ये फोर्ज मिल जाएगा, और अगर वो हारेगा तो खान का ये फोर्ज बिक जाएगा, तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। अब सिस्टम उससे पूछता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और ग्रिट उसे कहता है कि एक सेकंड शांत हो जाओ, मुझे प्रोसेस तो करने दो। और उसके बाद वहां पर एक और चीज लिखी हुई थी 600 गोल्ड के बारे में, और ये बात सुनते ही ग्रिट की आंखें चमकने लग जाती है। मुझे 600 गोल्ड मिलेंगे, इसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। और ग्रिट की आंखों में चमक देखकर रैबिट भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और ग्रिट कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब रैबिट कहता है कि मैं जल्दी ही लोकेशन और टाइम बता दूंगा। अब खान उसे माफी मांगता है कि बस अपने फोर्ज को बचाने के लिए यही एक तरीका था। अब ग्रिट कहता है कोई बात नहीं, और उसके मन में चल रहा था कि मुझे 600 गोल्ड मिलेंगे, फिर मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो वहां पर क्वेस्ट का रैंक देखता और सोचता है कि एक लेवल 21 प्लेयर के लिए इतना कुछ अचीव करना पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन अब अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और सोचता है कि वैसे ही मैं एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ क्लास का मेंबर हूं, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। उसके बाद खान वहां पर बहुत सारा मटेरियल लेकर आता है और कहता है कि इन पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद ग्रिट उससे पूछता है कि इस गांव का जो लॉर्ड था, मतलब जो मुखिया था, उसे तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? और खान कहता है क्योंकि उसने भी रिश्वत खा रखी है, वो भी करप्ट है। फिर ग्रिट कहता है कि उसके ऊपर जो है, जो कि इस पूरे एरिया का लॉर्ड है, तुम उससे मिल सकते थे। और खान कहता है कि मैंने मिलने की कोशिश की थी, मैंने अपॉइंटमेंट की, डायरेक्ट बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ का जो गवर्नर है या फिर यहाँ का जो लॉर्ड है वो मुझे हमेशा ब्लॉक कर देता था और मुझे उनसे कभी बात ही नहीं करने देता था। और ग्रिट उसे कहते कि अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जरूर जीतेंगे, मुझे पता है तुमने मुझे कुछ सोच समझ कर ही चूज किया होगा। और खान कहता है मुझे चीयर अप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो आज तुम्हारी ही तरह होता। और ग्रिट कहता है कि तुम्हें अभी प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और अच्छा महसूस होगा जब मैं काम करूंगा। और फिर ग्रिट सोचता है कि यार मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं, मैं नॉर्मली इतना अच्छा बिहेव तो किसी के साथ नहीं करता। फिर वो सोचता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि खान एक लकी चार्म है, और खान को देखकर उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। वो बात करते सीखते और उसके आसपास जो फीलिंग होती है वो बहुत ही सिमिलर होती है जब ग्रिट को अपनी ग्रैंडफादर के आसपास आती है। और एक ऐसे इंसान के साथ काम करना जिसे तुम सच में प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसके साथ काम करना वर्थ इट होता है। और इसी से इसे वो सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है कोई भी काम करने के बाद जो आती है। अब वो असली दुनिया में उठता है 4 बजे और सोचता है क्या मुझे आधे घंटे सो लेना चाहिए, फिर मुझे काम पर भी जाना है, क्योंकि वो गेम में लगातार 2 दिन तक लॉग्ड इन था। और वो सोचता है कि खान बहुत ही अलग है स्मिथ से, क्योंकि इतना बूढ़ा होने के बाद भी और पीने के बाद भी वो असली स्किल्स दिखाता है। और तो ग्रिट उसे मिस भी कर रहा था क्योंकि वो खान से और भी बहुत कुछ सीखना चाहता है। अब उसका तो अपने रूम से बाहर जाता है जहां पर वो अभी भी थका हुआ लग रहा है, जहां पर उसकी फैमिली कहती है कि पूरा दिन सोकर कैसा लगा, वो कहता है बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो अपने परिवार से थोड़ी बहुत बात करता है और उसके बाद कहता है कि हम ग्रैंडफादर से मिलने आखिरी बार कब गए थे, वो बताते ही बहुत टाइम पहले। और ग्रिट कहता है कि हमें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि वो ऐसी कभी बात नहीं करता है। और उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगली बार मैं जरूर विजिट करूंगा। अब दोबारा से हमें म्यूरल कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लीडर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसी बेकार चीज ऑफर ही क्यों की, हमें बस जाकर वहां से छीन लेना चाहिए था। लेकिन रैबिट बताता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी रेपुटेशन खराब होती रहेगी। वो कहता तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रैबिट उन्हें समझाता है कि हमें इस शहर में रहकर बस मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी है, हमें लोगों का ट्रस्ट भी जीतना होगा ताकि वो हमसे आकर बात करे,
खरीदें और ज्यादा बिजनेस करें। और खान का विलेज में बहुत ज्यादा नाम है, अगर हम वहां पर जोर जबरदस्ती करेंगे तो सारे लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं। और तब उस लीडर को समझ में आता है कि हाँ, इससे हम ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल फेयर हैं और किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, जिससे हमें कस्टमर तो मिलेंगे ही, लॉयल कस्टमर्स भी मिलेंगे। और वो पूछता है कि तुमने कौन से ब्लैक स्मिथ को चूज किया, और वो कहता है हमारे सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ को।